Hello everyone. First of all, you all need to mark your attendance in the live chat box. First chapter that we are going to start is locomotion, and here on we will proceed according to the students requirement. So सबसे पहले जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं that is locomotion and movement. इसके बाद ह्यूमन फिजियो और प्लांट फिजियो के अंदर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे, राइट? सबसे पहले हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, जो भी इसके अंदर हमारे डाउट्स रहेंगे वन बाय वन चैप्टर को लेके. नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू प्लांट फिजियोलॉजी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकोमोशन एंड मूवमेंट, थोड़ा फास्ट ये चैप्टर हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि 7 to 8 चैप्टर्स वी आर गोइंग टू रिवाइज. टाइमिंग जो है शॉर्टेज है, कल हमारा एग्जाम है, तो फटाफट से लाइव हो जाइए. 3 से 4 घंटे के लिए क्लास होने वाली है. जिस भी चीज की आपको रिक्वायरमेंट है बेसिकली आपको एनसीईआरटी और एक पेंसिल साथ रखिए. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सबसे पहले हमारी जो एनसीईआरटी में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस रहता है. मूवमेंट आप एक जगह पे ही कर सकते हो, लाइक व्हेन वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग और इन अ पोजीशन, देन वी आर इन मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट. बट हम एक प्लेस से दूसरी जगह जब जाते हैं दैट विल बी लोकोमोशन, राइट? सो लोकोमोशन इज व्हाट? When we change the position, एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन पे जाओगे दैट इज लोकोमोशन. लेकिन आप एक ही पोजीशन पे बैठ के या आप एक ही पोजीशन पे रहकर जो मूवमेंट करते हो दैट इज मूवमेंट. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो डिस्टेंस दैट यू हैव कवर्ड. सो वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारे लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं. लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. स्ट्रक्चर्स वही है हमारे. फॉर एग्जाम्पल हमें मूवमेंट करनी है या फिर हमें लोकोमोशन करना है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे, लेकिन मूवमेंट के अंदर आप एक ही पोजीशन पे मूव कर रहे होते हो, लेकिन लोकोमोशन के अंदर आपने कोई ना कोई डिस्टेंस वहां पे कवर किया होता है. इट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखा हुआ है कि मूवमेंट या लोकोमोशन आप क्यों करते हो. अपने प्रीडेटर्स के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, फूड ग्रैब करने के लिए. ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मूवमेंट. कितने तरह की मूवमेंट रहती है? मूवमेंट जो है बेसिकली 3 तरह की एनसीईआरटी में दी हुई है. फर्स्ट इज अमीबॉइड, सेकेंड इज सीलियरी एंड थर्ड वन इज मस्कुलर. अमीबॉइड पढ़ते आ रहे हैं. अमीबा, अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट. डाइपेडिसिस भी बोल देते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आर सेल, आर बॉडी सेल्स. एक सेल दूसरे सेल में चला जाए, कैपिलरी मूवमेंट करे, उसको डायपेडिसिस बोला जाता है. तो अमीबॉइड मूवमेंट देखी जाए. सीलियरी, सीलिया की वजह से, फैलोपियन ट्यूब देखो उसके अंदर सीलिया है, उसके में एग जो मूव कर रहा है दैट इज सीलियरी मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट, वी आर मूविंग आवर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और मूवमेंट जो है हमारी बॉडी की वो मसल्स की वजह से, दैट विल बी मस्कुलर मूवमेंट. ह्यूमंस में सबसे ज्यादा होती है मस्कुलर मूवमेंट. कोई भी डाउट लगे तो आप लाइव चैट बॉक्स में फटाफट से अपने डाउट्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, उनके पास अमीबॉइड मूवमेंट है. इसको ही हम डायपेडिसिस बोलते हैं. कैपिलरी मूवमेंट ये रहेगी, एक सेल दूसरे जगह पे पहुंच गया ड्यू टू कैपिलरी मूवमेंट, एंड दिस इज मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स. अपनी शेप को बदल के ये कहीं भी मूव कर जाते हैं. इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया. सूडोपोडिया फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा जैसे कि अमीबा में देखा जाता है. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये भी इन्वॉल्व हैं अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर. सिलियरी मूवमेंट, जैसे कि आपको बताया बहुत सारे हमारी इंटरनल डक्ट्स हैं जो कि इस तरह की मूवमेंट करते हैं, राइट? नेक्स्ट है Yes, Neha, I got you. Navdeep, Sonal, and Ashish. You all 4 join the class. Vanchika also. Occurs in most of our internal tubular organs. तो बेटा हमारे जो बॉडी के इंटरनल ट्यूब्स हैं, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो, चाहे वो आपकी रेस्पिरेटरी डक्ट हो यानी कि ट्रैकिया हो, उनमें जो मूवमेंट देखी जाती है वो सिलियरी मूवमेंट, राइट? ट्रैकिया के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम को मूव करना है. दूसरी बात याद रखना, सीलिया की वजह से कोई टिश्यू खुद मूव नहीं करता, उसके अंदर के पार्टिकल को मूव कराने में वो हेल्प करता है, राइट? क्या बोल रही हूं? कोई भी टिश्यू सीलिया की वजह से खुद मूव नहीं करेगा, उसके अंदर
जो मूवमेंट होनी है वो उसको हेल्प करता है। लाइक फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम को मूव करना है, राइट। सीलिया कभी भी खुद मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, यानी कि वो दूसरे चीजों को मूव कराने में हेल्प करेगा, ट्यूब नहीं मूव करती है वहां से। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन ट्रैकिया हेल्प्स अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स। जब आप ब्रीद इन करते हो तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आपकी ट्रैकिया में चले जाते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स है ना, उनको हटाने में, उनको फॉरेन पार्टिकल्स को हटाने में हेल्प करता है। पैसेज ऑफ ओवा जैसे बताया तो मैं थ्रू फैलोपियन ट्यूब। सो दीज आर सम सिलियरी मूवमेंट, ये सारी क्या रहेंगी? सिलियरी मूवमेंट। नेक्स्ट, Gurleen also joined the class. Locomotion requires a perfect coordinated movement. Locomotion जो है, जैसे कि देखो बेटा, मूवमेंट ऑफ लिम्स। अब मैं तुमसे कम्युनिकेट कर पा रही हूं क्योंकि जो मेरा जो लोअर जो है वो मूव कर पा रहा है ना। टंग जो है, बिना टंग को मूव किए आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको स्पीच प्रॉब्लम होगा। रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, वो भी एक तरह की मस्कुलर मूवमेंट है। मेरा जो लोअर जो है वो मूव कर रहा है, एक ही बोन है जो मूवेबल है मेरे पूरे फेशियल बोन के अंदर। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम। बेटे आपका न्यूरल सिस्टम डैमेज हो जाए ना तो आप मूव नहीं कर सकते, मसल्स आपकी जितनी भी एक्टिवेट हो। मसल्स जो है वो न्यूरॉन से कनेक्टेड है, तभी एक मसल जो है वो मूव कर पाती है। न्यूरल सिस्टम अच्छे से काम करे तभी आपका मस्कुलर सिस्टम या फिर आपका स्केलेटल सिस्टम काम कर पाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मसल। मसल के अंदर देखो बेटा यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। सीलिया तो आपने पढ़ लिया, यहाँ पे दिया हुआ फ्लैजेला। एक बात ध्यान से समझना, सीलिया दूसरे पार्टिकल्स को मूव कराने में हेल्प करता था, वेयर एज फ्लैजेला जिस सेल के ऊपर है उस सेल को मूव कराने में हेल्प करता है। तो फ्लैजेला और सीलिया, फ्लैजेला एक्चुअली मूवमेंट में हेल्प करता है, सीलिया दूसरे पार्टिकल्स को मूव कराने में हेल्प करेगा। हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स को मूव कराने में हेल्प कर रहा है फ्लैजेला। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम, जब पोरीफेरा पढ़ते हो, किंगडम पोरीफर्स को पढ़ते हो तो स्पॉन्जेस है जैसे, उसमें कैनाल सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो मूव होता है। नेक्स्ट है लोकोमोशन, प्रोटोजोन्स का एग्जांपल आ गया यूग्लिना। मसल जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जैसे हमने हार्ट पढ़ा था, दैट इज अ मेसोडर्मल ऑर्गन। मसल का भी ऑरिजिन मेसोडर्मल से ही हुआ है, यानी कि मेसोडर्म से ही हुआ है। एम्ब्रियो जो हमारा होता है उसमें 3 लेयर्स होती है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं, बीच की जो लेयर है वो है मेसोडर्म, उसी से मसल का ओरिजिन हुआ। 40 से लेके 50% ऑफ द बॉडी वेट ह्यूमंस का मसल्स की वजह से है, राइट। नेक्स्ट, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। देखो मसल्स की प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, 4 प्रॉपर्टी रही यहां पे, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। खुद मसल एक्साइट हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, एक्सटेंड कर सकती है, या फिर इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी भी उसके अंदर है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मसल? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। 1 मार्क क्वेश्चन बनता है यहां से, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार टीचर्स दे देते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया। मसल्स की डिवीजन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके से की है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है हमें? बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, कहां वो प्रेजेंट है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। 3 तरह की मसल्स हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज स्केलेटल मसल, नंबर 2 इज विसरल मसल एंड नंबर 3 इज कार्डियक मसल। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल्स बेटा वो हैं जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। कौन सी मसल्स हैं? जो आपके स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, राइट, जो भी आपको मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही हैं। ये वॉलेंट्री मसल्स हैं, इनको आप अपनी इच्छा से, अपनी विल से मूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां से उस प्लेस तक लोकोमोट करूं तो वो मेरी विल है, मेरी इच्छा है, तो मैं लोकोमोशन कर सकती हूँ। लेकिन क्या मैं अपनी इंटेस्टाइन को मूव कर सकती हूँ, या मेरे जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं वो मेरी चाहने से मूव करेंगे? मैं चाहूं कि मेरी जो फैलोपियन ट्यूब है उसका प्लेस जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, या कोई और ऑर्गन है वो यहां से उठ के कहीं और चला जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो रहेंगे हमारे सारे विसरल मसल्स, यानी कि इनवॉलेंट्री मसल्स, राइट। सो कार्डियक मसल्स, skeletal muscles and visceral muscles. Skeletal muscles are voluntary, visceral muscles are involuntary, and cardiac muscles are also involuntary. But these are the muscles that are present in heart only.
तो इनको हमने अलग से क्यों रखा, उसका एक यहाँ पे बहुत अच्छा रीजन है। स्केलेटल मसल, यहाँ पे आप वर्ड देख पा रहे होंगे, दीज आर स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब क्या है, आप एक मसल का टुकड़ा लिया आपने और उसको अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब उसको आप देखोगे तो उसमें आपको स्ट्रिप्स नजर आएंगी, आपको लाइट बैंड और डार्क बैंड नजर आएंगे। लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स हैं क्या, वो भी हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले समझ लो यहाँ पे स्ट्रिप्स नजर आते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं ये। बट जब आप विसरल मसल्स को देखते हो तो दीज आर नॉन स्ट्राइटेड, देयर विल बी नो लाइट एंड डार्क बैंड्स, सो दीज आर नोन एज स्मूथ मसल्स। इनको हमने क्या बोला, स्मूथ मसल्स। सो दिस इज समहाउ नॉट एग्जैक्टली सेम, डिफरेंट है दोनों। स्ट्राइटेड क्या बोला हमने, वॉलेंट्री मसल्स है, नॉन स्ट्राइटेड हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स है, हमारी विल से ये मूव नहीं करती हैं, लोकोमोशन में हमें ये इतना हेल्प नहीं करती हैं। लोकोमोशन होगा भी, देखो लोकोमोशन नहीं मूवमेंट बोलेंगे हम यहाँ पर बेसिकली। थर्ड जो टाइप है कार्डियक, उसको अलग क्यों रखा, वो भी इनवॉलेंट्री है, चाहते तो हम उसको भी किसमें रख देते हैं, स्मूथ मसल्स में, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें स्ट्रिप्स नजर आती हैं। तो एक प्रॉपर्टी ली किससे, स्ट्राइटेड से, दूसरी प्रॉपर्टी किससे ली, नॉन स्ट्राइटेड से। नॉन स्ट्राइटेड की कार्डियक मसल में क्या प्रॉपर्टी है, दे आर इनवॉलेंट्री, लेकिन है कैसे, स्ट्राइटेड, फेंट स्ट्राइशंस देखी जाती हैं, स्ट्रिप्स देखी जाएंगी वहां पे। नेक्स्ट, दीज आर द कार्डियक मसल। अब ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा अपनी एनसीईआरटी में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। ये एक मसल बंडल है, पूरा बंडल है एक मसल का। अब मसल बंडल के अंदर क्या होगा, मसल बंडल के अंदर मतलब पूरा ये मसल है, ये पूरा मसल है, उसके अंदर आपको बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द बंडल्स। बंडल्स के अंदर भी मैं बात करूं तो आपको मसल सेल्स दिखाई देंगे छोटे छोटे, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपके पास क्या है, पूरा मसल है, एक टुकड़ा हमने मसल का लिया, उसके अंदर पैरेलली मसल बंडल चल रहे हैं, और मसल बंडल के अंदर पैरेलल आपको मिलेंगे यहाँ पे मसल सेल्स, ये भी पैरेलल चल रहे हैं। इन मसल सेल्स के अंदर, ये मसल सेल्स किसके बने हुए हैं, ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स के बने हुए हैं, जो कि इस तरह से पैरेलल चलते हैं, इस तरह से, राइट। अब इस पूरे मसल बंडल के अंदर ये देखो, इसको हम ध्यान से देखें तो इसमें आर्टरीज, वेन्स भी नजर आ रही हैं आपको, राइट। ये आपका एक मसल सेल हो गया, ये आपका एक मसल सेल हो गया। सेल की हम बात करें, आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा। इसको बोलोगे सार्कोलेमा, सार्को वर्ड आप यूज करेंगे मसल के लिए, सार्कोलेमा। इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा, वैसे तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यहां पर आप बोलोगे सार्कोप्लाज्म। क्या बोलोगे, सार्कोप्लाज्म। तीसरा जो आपने वर्ड पढ़ना है यहाँ पे, सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पे आप बोलोगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को याद रखना, क्योंकि इनके अंदर होता है कैल्शियम, जिसकी वजह से ही एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और हम मूव कर पाते हैं। जब भी आपके बॉडी का कैल्शियम लेवल ड्रॉप करता है तो आपको मूव करने में, आपको लोकोमोट करने में दिक्कत होगी। क्योंकि देखो ओल्ड एज पीपल को देखिए, वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, या जितना एक यंग पीपल काम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में कैल्शियम लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम ऑफ मसल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को इसमें डाउट है प्लीज कंफर्म throughout the chat box. Is there any doubt in this? It's very important, पहले बोल रही हूं। आशीष, नेहा, नवदीप, सोनल, वंशिका, गुरलीन, एनी डाउट बेटा? दिस इज ओनली थ्योरी, जो आपने पढ़नी है खुद से, जो चीजें बताई है वही लिखा हुआ है इसमें। मसल सेल के अंदर आपको मायोफिलामेंट्स मिल जाएंगे, मायोफाइब्रिल मिल जाएंगे। एक सेल जो है उसमें इस तरह से पैरेलल धागे चलते हैं, फाइबर चलते हैं। मायो वर्ड मैंने मसल्स के लिए लगाया है, मायोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे मायोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मसल सेल। नेक्स्ट वी नीड टू लर्न इज, मैंने आपको बोला कि जो ये फाइबर्स हैं इसके अंदर प्रोटीन है, फाइबर जो है प्रोटीन से बना हुआ है, ये प्रोटीन्स हैं क्या। दूसरी बात यहाँ पे बेसिकली हमें पढ़ना है
स्केलेटल मसल्स के बारे में। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इनमें स्ट्राइशंस देखी जाएंगी, लाइट और डार्क बैंड दिखे जाएंगे। तो हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा, ये मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे रिलैक्स करती हैं, वो हमने यहाँ पे पढ़ना है। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें रहेगा मसल मूवमेंट कैसे होती है, यानी कि इसमें एक थ्योरी दी हुई है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो दीज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ or these muscles are made up of two types of protein. Number one is here actin. सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसके अंदर एक्टिन, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बेटा मायोसिन, राइट। एक्टिन अधिकतर देगा लाइट बैंड्स, क्योंकि लाइट इन कलर स्ट्राइशन रहेगी। मायोसिन यहाँ पे डार्क प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन। ध्यान से समझिए, लाइट बैंड्स एक्टिन की वजह से, इसको आप बोलोगे आइसोट्रोपिक बैंड। आइसो वर्ड इज यूज्ड फॉर सेम, तो सेम बैंड यहां पे दिखाई देंगे। डार्क कलर इज ड्यू टू एन आइसोट्रोपिक, यानी कि ए बैंड और आई बैंड आप यहां पे यूज करने वाले हो। लाइट बैंड्स के लिए वर्ड यूज करेंगे आई बैंड, डार्क के लिए आप यूज करेंगे ए बैंड। डन। इज देयर एनी कंफ्यूजन? So both the proteins arranged as row-like parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils, right? Parallelly arranged हैं, longitudinal axis पे हैं। Actin filaments thin होते हैं as compared to myosin. So actin filaments की वजह से आई बैंड्स हैं, सिर्फ एक्टिन जहां प्रेजेंट होगा आई बैंड विल अपीयर, बट जहां पे मायोसिन भी प्रेजेंट है, एक्टिन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पर मायोसिन भी प्रेजेंट है वो हमारा ए बैंड रहेगा। एक्टिन बैंड में थिन फिलामेंट्स होती हैं, पतले धागे होंगे। मायोसिन इज नोन एज थिक फिलामेंट। तो इनको अच्छे से करके जाना, एक ही आंसर है, अलग अलग नेम से दिया। आई बैंड किसकी वजह से? एक्टिन की वजह से। आई बैंड आइसोट्रोपिक थिन है ये। मायोसिन डार्क बैंड आपको यहां पे दिखाई देंगे, थिक फिलामेंट्स आपको यहां पे दिखाई देंगे। सो दे आर कॉमनली नोन एज थिन एंड थिक फिलामेंट्स रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस डायग्राम। दिस इज वन मसल सेल, सार्कोमियर है ये हमारा, एक मसल सेल है। मसल सेल के अंदर देखो आप देख सकते हो जेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच का एक सार्कोमियर है, राइट। दिस इज एक्टिन एंड दिस वन इज मायोसिन, ये हमारा मायोसिन रहेगा। एक्टिन और मायोसिन इस तरह से कुछ पैरेलली अरेंज्ड हैं, ध्यान से समझना है इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जहां पे मायोसिन है, जहां पे मायोसिन है, दिस एरिया जहां पे मायोसिन प्रेजेंट है उसको आप बोलेंगे ए बैंड, बट जहां पे सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट है, देयर इज नो मायोसिन, डार्क बैंड इज नोन एज आई बैंड, इसको हम बोलेंगे आई बैंड। आई बैंड एक है यहां पे, कैसे? आधा यहां पे ले लिया आपने और आधा यहां पे, ठीक है, इधर आधा हो गया, तो ये पूरा आई बैंड हो जाएगा, हाफ यहां से और हाफ यहां से, इसको बोलेंगे आई बैंड। ए बैंड में मायोसिन भी है और एक्टिन भी प्रेजेंट है। और आपको क्या समझना है यहां पे, जहां पे सिर्फ मायोसिन है, इस जोन को आप बोलते हो एच जोन, दिस वन इज एच जोन। देयर विल बी अ लाइन जो कि आपको बीच में अपीयर होने वाली है, दिस लाइन, दिस इज एम लाइन, ये आपको थ्योरी में मिल जाएगी लेकिन डायग्राम में ड्रॉ करके नहीं दिखाया हुआ, दिस इज एम लाइन। तो दोनों को हम कंपेयर करें यहां पे, एक में सार्कोमियर दिखाया हुआ है, दूसरे में एनाटॉमी पूरी अच्छे से दिखाई हुई है। देखिए दिस वन इज जेड लाइन, यहां पे लाइट बैंड दिखाई दे रहा है, लाइट बैंड सिर्फ एक्टिन की वजह से, जहां पे मायोसिन और एक्टिन दोनों आ गए, ये वाला पोर्शन ए बैंड। बीच में आपको ये लाइन दिख रही है एम लाइन, दिस वन इज एम लाइन, राइट। मायोसिन जहां पे है क्योंकि वो थिक है, तो एज कंपेयर टू दिस यू कैन कंपेयर दीज टू थिंग्स। देखो ये तो बिल्कुल डार्क है, जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों आ जाएंगे, जहां पे सिर्फ मायोसिन है वो एक्टिन से डार्क है, बट ये थोड़ा लाइट रहेगा, तो लाइटेस्ट यहां पे क्या रहेगा हमारा, एक्टिन रहेगा। बीच में जा रही है एम लाइन, दीज टू आर जेड लाइन, इन दो के बीच का एक सार्कोमियर रहेगा। एनी कंफ्यूजन? ओके सोनल, नो डाउट। नवदीप, ओके नेक्स्ट।
स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स दोनों ही हैं, एक्टिन भी है और मायोसिन भी है। अब यहां पे आपने क्या पढ़ना है, दोनों के स्ट्रक्चर देखने, इधर से देख लो। पूरी एनसीईआरटी रीड करने का हमारे पास टाइम नहीं है, मेन टॉपिक्स हम यहां पे फोकस करेंगे। दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन। एक्टिन के अंदर आप देख पा रहे हो कि एक तो ये चेन जा रही है, दिस वन एंड वन दिस वन, हेलिकली बाउंड है ये एक दूसरे के ऊपर। वी आर हैविंग हियर 2F एक्टिन चेन। इस एक अकेले मॉलिक्यूल को आप बोलते हो जी एक्टिन। जी एक्टिन बहुत सारे जुड़ते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं और बनाते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, एफ एक्टिन बन गया इससे, और दो चेन ने अपने आप को वाउंड करा और ये बन गए आपके एफ एक्टिन की चेन। इसके अलावा यहां प्रेजेंट है ट्रोपोमायोसिन, दो चेन रहेंगी ट्रोपोमायोसिन की, एक ये जा रही है और दूसरी आपकी ये जा रही है। सो दो एफ एक्टिन की चेन रहेंगी, दो आपकी यहां पे ट्रोपोमायोसिन की चेन रहेंगी। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगे हुए हैं 3 ट्रोपोनिन, 3 मॉलिक्यूल्स आर देयर। एक के ऊपर कैल्शियम आके बाइंड करेगा, जो इसको यहां से अनमास्क करेगा। जैसे ही कैल्शियम यहां बाइंड करेगा ना, ये यहां से हट जाएगा। इसके पास है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये मायोसिन है, ये यहां पे जाके बाइंड करेगा ताकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हो सके और कॉन्ट्रेक्शन हो सके आपके मसल का। ये मायोसिन है। मायोसिन के ऊपर क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन मायोसिन पे यहां आके बाउंड करता है, बाइंड करता है, और मायोसिन एक्टिन पे यहां आके बाइंड करेगा, जो ट्रोपोनिन ने कवर किया हुआ है। ट्रोपोनिन कब तक कवर करेगा, जब तक उसको कैल्शियम आयंस ना मिले। राइट, रिलैक्स स्टेज पे ट्रोपोनिन कवर करे रखेगा। जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल का, उसके अंदर बैठे थे कैल्शियम, वो कैल्शियम बाहर आए, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के ऊपर गया और ये यहां से हट गया, तो अनमास्क हो गई साइट। कौन सी साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये दोनों चिपक जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन प्रोटीन। मायोसिन की मैं बात करूं, ये एक यूनिट है, मोनोमर है। मोनोमर पॉलीमर, होप सो आपको समझ आता होगा। पॉलीमर चेन पूरी, मोनोमर उस चेन का एक सिंगल पीस, एक सिंगल यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ मायोसिन एंड इज नॉन एज मीरोमायोसिन। इसको बच्चे हम बोलते हैं मीरोमायोसिन। ये जो मीरोमायोसिन है, इसमें देखो आपको एक तो मिल गया आपको हेड रीजन आर्म के साथ, और ये है इसकी टेल। हेड रीजन यहां पे काम का है। इसी तरह से बहुत सारे मीरोमायोसिन लग जाएंगे कुछ इस तरह से। हेड के अंदर एक तो आपको मिल गई है एक्टिन बाइंडिंग साइट और दूसरा मिलेगा एटीपी बाइंडिंग साइट। जब भी कॉन्ट्रेक्शन होगी एटीपी यहां पे खर्च होगा, जब भी रिलैक्सेशन होगी एटीपी यहां पे खर्च होगा। यानी कि फॉर कॉन्ट्रेक्शन, फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिन, बाइंडिंग होगी एक्टिन से, तब भी एटीपी आके बाइंड करेगा, एडीपी प्लस पीआई में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी जो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है हमारी बॉडी में, जब भी हम मसल को मूव कराते हैं तो वो खर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, उससे जब भी मसल मूव करोगे तो आपकी बॉडी के एटीपी जो स्टोर है वो खर्च होंगे दोनों बार, कॉन्ट्रेक्शन के टाइम भी, रिलैक्सेशन के टाइम भी। आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत सारी एक्सरसाइज करके बैठते हो तो उस टाइम भी आपकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है, हीट निकल रही होती है, क्योंकि उस टाइम भी आपकी बॉडी के एटीपी खर्च हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस, कॉन्ट्रेक्शन या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी काम कैसे करती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे। ये बेटा एक्टिन है और ये है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन पे मायोसिन जाके बाइंड करेगा, एक्टिन पे मायोसिन जाके बाइंड करेगा, एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी बाइंड कर जाता है और एडीपी और पीआई में रिलीज हो गया। ये बन गया इनका क्रॉस ब्रिज। मायोसिन बीच में था, यहां पे था एक्टिन, ऐसे क्रॉस ब्रिज बन गया। ये ना मूव करता रहता है, बट जैसे ये बाइंड हो जाएंगे ना तो ये मसल आपकी छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हो गए। उसके बाद जैसे ही कैल्शियम आयंस खत्म होंगे, उसके बाद दोबारा से यहां पे एटीपी आ गया और ये आपका रिलीज हो गया रिलैक्सेशन में। यानी कि ब्रिज टूटेगा तो रिलैक्सेशन, ब्रिज बनेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। इस डायग्राम को करके जाना 100% इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
इस पूरे में यही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। यहां से भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए जरा ध्यान से, ये जो है दैट इज ऑन रिलैक्स्ड स्टेज। ये आपको वही दिया हुआ है एक्टिन मायोसिन का, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है हमें। इसके अंदर देखो, ये आपका मायोसिन, ये आपका एक्टिन, ये आपको दिख भी पा रही होगी। मसल जो है हमारी छोटी हो चुकी है, मसल सेल हमारा छोटा हो चुका है। ये कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप यहां देख पा रहे हो कि आपकी जो एक्टिन है एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, राइट। अब ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है। ये दो सार्कोमियर है, एक ये सार्कोमियर है, एक ये सार्कोमियर। इस तरह से बहुत सारे सार्कोमियर आपके अटैच होते हैं। इज देयर एनी डाउट क्लास? मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डीप में टीचर ने पेपर बनाया होगा, एग्जाम बनाया होगा, तो यहां से दे सकते हैं। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम मसल्स विच गिव रेडिश अपीयरेंस। जो रेडिश अपीयरेंस यानी कि जो आपके रेड फाइबर्स होते हैं उसमें भर भर के मायोग्लोबिन होगा, लेकिन जिसमें कम होगा वहां पे व्हाइट फाइबर्स आपको मिलेंगे। सो लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन जहां भी प्रेजेंट होगी, पेल और व्हाइटिश मिलेगा, व्हाइट फाइबर्स मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन, 1 or 2 मार्क क्वेश्चन। व्हाट इज व्हाइट फाइबर्स, व्हाट इज रेड फाइबर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेड फाइबर भर भर के मायोग्लोबिन है, व्हाइट फाइबर कम आपको वहां पे मायोग्लोबिन मिलेगा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू इन नंबर। देखो मायोग्लोबिन ज्यादा एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, भर भर के आपको एटीपी मिलेंगे, राइट। ये मिलता है आपको एरोबिक मसल्स में, राइट। उसके बाद है व्हाइट फाइबर्स, आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी कम मिलेंगे। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे हाई रहेगा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया तो कम है, बट रेटिकुलम जो है आपका वो ज्यादा है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन एनएरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। ये किस पे डिपेंड करते हैं? एनएरोबिक, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। इज देयर एनी डाउट क्लास? चलो अब आगे बोन्स हमारी, जिसको हमें रटना है सिर्फ। ये सारी बोन्स हैं। देखो आपने अपने पूरे बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, नॉट कन्वर्ट कर लिया। वो 2 पार्ट्स हैं कौन कौन से? नंबर 1 इज एक्सियल, नंबर 2 इज अपेंडिकुलर। जिंदा रहने के लिए मैं बात करूं, हमें अपना इतना सिस्टम जरूरी है। लिम्ब्स जो है वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं इट इज प्रेजेंट ओवर देयर ओनली। आपके एक्सियल स्केलेटन के अंदर हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। हाथ और पैर जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं होते, ये आपके डेली कोर्स को करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले एक्सियल है और नीचे हमारा चला जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट। सो शर्मा जी को इंट्रोड्यूस करते हैं यहां पे। राइट, सो ये इसके अंदर आपको ये जो आपके बॉडी का हिस्सा है, दिस वन, यहां से लेके यहां तक वाला, ये वाला पूरा हिस्सा, ये एक्सियल है। लिम्स चाहे फोरलिम हो चाहे हाइंड लिम हो, फोरलिम हाइंड लिम, दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर लिविंग। इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर। ये जो पूरी बोन्स हैं ये हमारी रहेंगी एक्सियल में। ये जो है हमारी सारी क्रेनियल बोन्स हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है आपका, उसके अंदर ब्रेन आपके एक बॉक्स के अंदर है, क्रेनियम बॉक्स हमने बोला इसको। ये आपकी फेस की बोन्स है सारी, क्लियर। सो इनको हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम अपनी एनसीईआरटी से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले फेशियल बोन्स है हमारी, फेशियल बोन्स। फेशियल बोन के अंदर देखो सबसे पहले आपका मैंडिबल, लोअर से हम स्टार्ट करें तो ओनली मूवेबल बोन आपकी यहां पे मैक्सिला और मैंडिबल है। यहां पे मूवेबल कौन सी हो सकती है? मैंडिबल। ऊपर है मैक्सिला, नेजल बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, फिर लैक्रिमल आ गया, फिर इथमोइड आ गया, और ये जो बोन्स है इसको जोड़ते हुए आपका आ गया स्फेनॉइड बोन। इसको लर्न कैसे करना है? क्रेनियम से स्टार्ट करें। जो फ्रंट का हिस्सा है हमारा, दिस वन इज फ्रंटल बोन, ये रहेगा फ्रंटल बोन।
फ्रंटल के बिल्कुल पीछे पेरिफेरी पे, बाउंड्री पे पैराइटल बोन, पैराइटल के बीच में बिल्कुल ईयर के साथ आपकी टेम्पोरल बोन, राइट। बिल्कुल बैक साइड पे पीछे की तरफ ऑसिपिटल बोन, और यहां पे है कॉन्डाइल, क्योंकि हमारे पास दो कॉन्डाइल हैं तो हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। हमारा जो स्कल है दैट इज डाइकोंडाइलिक स्कल। इन तीनों बोन्स को जोड़ते हुए आ गया स्फेनॉइड बोन। कौन सी बोन है? स्फेनॉइड बोन। उसके बाद आइस के अंदर यहां पे इथेमॉइड, यहां की साइड दिस इज लैक्रिमल बोन, नोज नेजल बोन, देन दिस बोन इज जाइगोमेटिक बोन, अपर जो है आपका मैक्सिला, एंड द मूवेबल वन इज मैंडिबल बोन। नीचे रहती है आपकी यहां पे हायोइड बोन। ये एक ऐसी बोन है जो किसी और बोन के साथ जुड़ी नहीं हुई, इट इज नॉट आर्टिकुलेटिंग विद एनी अदर बोन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जो आपके हेड के अंदर, फेशियल के अंदर, फेस बोन जो है आपकी, क्रेनियम बोन जो है आपकी, वो सारी यहां पे आ जाएंगे। लेट अस रीड द एनसीईआरटी। एक्सियल बोन के अंदर 80 बोन्स हैं, मेन एक्सेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स, ये एक्सियल स्केलेटन को बनाती है। कौन कौन सी? स्कल, जो हमने पढ़ लिया, ये स्कल था। वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, रिब्स आ जाएंगी आपकी, ये सारा एक्सियल स्केलेटन बनाएंगे। इनको पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारी क्या है? फ्रंटल बोन, ये आ गई आपकी फ्रंटल बोन जो फ्रंट में है। उसके बाद पीछे की साइड दिस वन इज पैराइटल बोन, ये आपकी पैराइटल बोन है। ये आपकी टेम्पोरल बोन, दिस इज टेम्पोरल बोन, और ये आपकी है ऑसिपिटल बोन। पीछे की साइड आपकी क्या है? ऑसिपिटल बोन। यहां पे होता है कॉन्डाइल, जिससे आपकी वर्टिब्रल कॉलम जो है रन करेगी। उसके बाद ये जो आपकी बोन थी, दिस वन स्फेनॉइड बोन, ये ऊपर वाली बोन जो है दिस इज दिस वन, ये स्फेनॉइड बोन है। उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएं, यहां पे जाएं, सबसे पहले आपकी आएगी इथेमॉइड बोन, देन आपकी दिस वन यहां पे जो होती है दैट इज लैक्रिमल बोन, ये है आपकी नेजल बोन, राइट। दिस वन इज मैक्सिला, दिस वन इज मैंडिबल। मैंडिबल पहले बोला ओनली मूवेबल बोन, ये सिर्फ आपकी ऐसी बोन है स्कल के अंदर जिसको आप मूव कर सकते हो। सो ये आपको बोन याद रखनी है। ये नीचे की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे होती है हायोइड बोन, एक ऐसी बोन जो किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कल। इसके अलावा बेटा याद रखना, बोन्स को जब आप नंबरिंग दोगे ना, कितनी बोन्स स्कल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। फेशियल के अंदर कितनी प्रेजेंट है? क्रेनियल और स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं। क्रेनियल जो है वो 8 है नंबर में, और 14 आपकी इसके अंदर रहते हैं फेशियल रीजन के अंदर। जब आप काउंट करने बैठोगे तो आपकी 6 बोन्स यहाँ पे कम दिखाई देंगी, क्योंकि वो है ईयर ऑसिकल। कान के अंदर देखो, इसके अंदर हम शो नहीं कर सकते। हमारे ईयर के अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, राइट, वो भी हमें यहाँ पे पढ़नी है। नाम है मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो ये 3 छोटी बोन है एक कान के अंदर, दोनों के अंदर हो जाएंगे 6 बोन्स, तो 6 बोन आपकी यहां प्रेजेंट है। नेक्स्ट फिर आ जाती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की साइड, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें यहां से लेके यहां तक, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, इसको हम एटलस बोलते हैं। दिस बोन इज एटलस। जो फर्स्ट वर्टिब्रा है आपकी दैट इज एटलस। छोटे छोटे छल्ले दिखाई दे रहे हैं भाई यहाँ पे, आम भाषा में बोल भी देते हैं कि छल्ला है हमारा, है ना। रीढ़ की हड्डी में छोटे छोटे वर्टिब्रे बने हुए हैं जो मसल से ज्वाइंट हैं। इसके अंदर नर्व कोड चलती है जो न्यूरॉन्स को सिग्नल देती है। आपने सीएनएस पढ़ा हो 10th क्लास के अंदर, तो 2 चीजें होती है उसके अंदर, ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के अंदर नर्व्स, नर्व कोड है एक तरह से। तो जो ये बोन्स हैं छोटी छोटी, इनको हम वर्टिब्रा बोलते हैं। 26 यानी कि 26 रहेंगी ये। सबसे ऊपर वाले रीजन को, ये वाला गर्दन वाला सर्वाइकल बोन, यहां तक जहां तक रिब्स हैं थोरेक्स बोन। उसके बाद आपका चला जाता है वर्टिब्रल कॉलम का ये वाला हिस्सा जो कि आपका इधर है, ठीक है। तो ये हिस्से हैं लैक्रिमल, सेक्रल बोन्स। तो इन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। उसके बाद आएंगे रिब्स, दिस इज रिब्स। ये जो बीच में बोन है दिस इज स्टर्नम, ये हमारी स्टर्नम है। स्टर्नम इज डेगर लाइक, खंजर की तरह है ये। ब्रेस्ट बोन इसको बोला जाता है। अब आप देखेंगे रिब्स, रिब्स में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स ऐसे हैं जो कि पीछे की साइड भी जुड़े हुए हैं और आगे की साइड भी जुड़े हुए हैं। दीज आर ट्रू रिब्स, ये हमारे ट्रू रिब्स हैं। कितने पेयर? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स। उसके बाद
8, 9, 10, 11, ये पेयर्स हमारे ऐसे हैं जो पीछे से तो अलग अलग जुड़े हुए हैं, देख भी सकते हो अलग अलग जुड़े हुए हैं, इधर देखो अलग अलग जुड़े हुए हैं, बट आगे हम देखें तो सेवेंथ रिब से जुड़ गए, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़े, सेवेंथ रिब से जुड़ गए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉल्स रिब्स। ये हमारी फॉल्स रिब्स हैं। और दो पेयर आपको दिखेंगे यहाँ पे पीछे की साइड जहां पे किडनीज होती हैं, ये किडनीज होंगी, एक ये पेयर बेटा, एक ये पेयर, ठीक है। ये जो 11th और 12th पेयर है, ये दो पेयर जो है हमारे, ये फ्लोटिंग रिब्स है, ये सिर्फ आपके वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं, आगे ना तो सेवेंथ रिब से जुड़े ना ही स्टर्नम से जुड़े। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द थोरेसिक बोन, ये थोरेसिक पार्ट्स की बोन है हमारी सारी। उसके बाद आपको मिलेंगे गर्डर्स, गर्डर्स हम बाद में पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सियल स्केलेटन, ये सारे एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स थे, कौन कौन सी बोन्स थी वो हमने देख लिया यहाँ पे। इसके भी पार्ट्स हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा आ गई हमारी यहाँ पे, सर्वाइकल वर्टिब्रा गर्दन के अंदर, ये थोरेसिक वर्टिब्रा, ये जो रीजन था आपके स्टमक के पास वाला लंबर रीजन, और ये जो है हिप रीजन इज सेक्रल रीजन या सेक्रल वर्टिब्रा हम इसको बोल देते हैं। लास्ट पार्ट जो है कॉकिक्स है, ठीक है। कॉकिक्स जब आप बच्चे होते हो तो उसमें बहुत सारी बोन्स होती हैं आपकी, 3 और 4 है यहाँ पे, लेकिन जो बाद में फ्यूज हो जाती हैं, तो बच्चे में बोन्स का नंबर ज्यादा रहेगा, अडल्ट में वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बोन्स आपकी 3 बोन इकट्ठी एक में फ्यूज हो गई, 4 बोन इकट्ठी एक में फ्यूज हो गई, तो नंबर ऑफ बोन्स आपका कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिखेंगे आर्टिकुलेशन। सबसे पहले जो आर्टिकुलेट हुई है हमारी बोन कॉन्डाइल से, दैट इज एटलस, दैट इज सबसे फर्स्ट बोन को हम क्या बोलते हैं? एटलस। अब यहाँ पे आपको इस तरह के रीजंस दिख रहे हैं, तो कनकेव और कन्वेक्स ऐसे बेंड होती है हमारी, सीधी नहीं होती है वर्टिब्रल कॉलम, इस तरह से कुछ बेंड होती है, और लास्ट में हिप में जाती है हमारी टेल बोन जिसको हम सेक्रम बोलते हैं। सो देयर आर, नेक्स्ट इज 12 पेयर ऑफ रिब्स बता दिया, फ्लोटिंग रिब्स, ट्रियो रिब्स एंड फॉल्स रिब्स। फिर है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि आपके हाथों की या पैरों की हड्डियां। ये सबसे पहले हमने फोरलिम्ब लिया, फोरलिम्ब में कौन कौन सी बोन है वो देख ले। फोरलिम्ब की बात करें, दिस वन इज फोरलिम्ब। यहां पे आपका देखो ये जो वाली जो बोन है इट इज ह्यूमरस, दिस वन इज ह्यूमरस। दो बोन यहां पर है हमारी, रेडियस एंड अल्ना। फिर आपके बोन्स आएंगी बीच में, यहां पे 8 बोन्स होती हैं छोटी छोटी, कार्पल्स। देन यू आर हैविंग मेटाकार्पस, 5 आपके यहां पे मेटाकार्पस रहेंगे। सबसे पहले क्या है? ह्यूमरस, देन रेडियस एंड अल्ना, यहां पर है आपके कार्पस 8 इन नंबर। देन यू आर हैविंग मेटाकार्पस, 5 रहेंगे जो डिजिट्स होती हैं आपकी, दीज आर फेलेंजेस, दीज आर फेलेंजेस। ये आपके 14 फेलेंजेस, काउंटिंग भी करते थे ना, 14 पे रुक जाते थे। आपके जो ये आपका थंब है इसके अंदर सिर्फ 2 हैं, बाकी सब में 3-3 है, तो 14 काउंट करते थे हम। इसी तरह से जो हमारे हाइंड लिम्ब की बोन्स हैं उसके अंदर भी है। ह्यूमरस की जगह आप क्या बोलोगे यहाँ पे? ये देखिए फीमर, लार्जेस्ट बोन, ये है आपका फीमर, दिस वन इज फीमर। ये जो 2 बोन्स है टीबिया एंड फैबुला। देन आपके वहां पे कार्पल्स थे, यहाँ पे हो जाएंगे टार्सल्स, ये हो जाएंगे आपके टार्सल्स। टार्सल्स यहाँ पे 7 रहेंगे क्योंकि यहाँ पे नी बोन है, पेटेला यहाँ पे प्रेजेंट है। मेटाटार्सस हो जाएंगे 5 इन नंबर एंड देन फेलेंजेस आर 14। यहां पे याद रखना टार्सल्स और कार्पल्स में डिफरेंस है, वहां पे आपके कार्पल 18 नंबर थे, टार्सल्स यहाँ पे 7 रहेंगे। एक यहाँ पे कहां आ गया? बोन दोनों में सेम है, 30 वहां है, 30 यहाँ पे है। यहाँ पे पटेला यानी कि आपका घुटना वो यहाँ पे एक्स्ट्रा रहेगा, दिस वन, राइट। इसीलिए टार्सल्स हो गए 7, मेटाटार्सल 5 and the phalanges is 14. So this is all about the bones. इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना, थोड़ा सा मुश्किल होता है आपके गर्डल्स याद करना। तो 2 गर्डल है हमारे पास, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल यानी कि आपकी कंधे की बोन्स, तो ये है आपकी क्लेविकल, कॉलर बोन, पीछे ट्रायंगुलर शेप रहती है, स्कैपुला, क्या रहेगी? स्कैपुला। 2 याद कर लो तो भी बहुत है, और ज्यादा बोन्स आपको याद नहीं होती, एग्जाम के लिए कल के लिए 2 बोन्स याद रख लो। ट्रायंगुलर बोन है और ऊपर है क्लेविकल, ये दोनों बोन्स हैं जो कि, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे पूरा एक गड्ढा टाइप होता है जिसके अंदर आपका ये बोन जो है वो यहाँ पे आर्टिकुलेट करेगा। सो 2 गर्डल्स आर देयर, पेक्टोरल
पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल की बात करें, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, क्योंकि 2 हाथ हैं आपके, 2 पैर हैं। ईच पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ क्लैविकल आ गया, स्कैपुला आ गया। स्कैपुला ट्रायंगल फ्लैट बोन है, डोर्सल साइड पीछे की साइड है, थोरैक्स और 7th रिब के बीच में है। कई बार पोजीशन पूछ ली जाती है, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम बनाएंगे तब। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन जो है स्कैपुला, वो रिज करती है बाहर की साइड, एक्सपेंड करती है एक्रोमियन से, जहां पे आपका ये जो पार्ट है ह्यूमरस जो है वो अटैच होता है। क्लैविकल आर्टिकुलेट करती है इसके साथ। एक्रोमियन डिप्रेशन है, गड्ढा है उसके अंदर, जिसको बोलेंगे ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके अंदर आपका फिक्स है ह्यूमरस। ईच क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर लाइक, ये आगे की बोन है, स्लेंडर लाइक बोन है यहाँ पे प्रेजेंट, आपके कॉलर बोन भी इसको बोल दिया जाता है। उसके बाद बेटा पेल्विक गर्डल, पेल्विस आपका जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। पेल्विक गर्डल के अंदर भी कॉक्सल बोन्स हैं, 2 कॉक्सल बोन है जो मिलके इसको बनाती हैं। 2 कॉक्सल बोन फ्यूज हुई है, इसके कॉक्सल बोन बना है 3 बोन्स को फ्यूज करके, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन फ्यूज होके बनाती है आपका कॉक्सल बोन, जिसका नाम है आपका पेक्टोरल गर्डल के अंदर। ये जो बोन है आपकी, ये पूरी जो बोन है, ये 3 बोन से मिली है। यही 3 बोन्स है हमारी, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। इसको कॉक्सल बोन कंप्लीटली बोल देंगे, अदरवाइज इसमें 3 बोन्स अटैच हैं। अब ध्यान से समझिए, आपकी जो बोन थी वर्टिब्रल कॉलम जो है उससे ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बेसिन बन चुका है जिसके अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे, राइट। ये 2 कॉक्सल बोन ने ही इसको बनाया है, क्लियर। यहाँ पे आपका फीमर अटैच है, दिस इज फॉर फीमर। सो पेल्विक गर्डल 2 कॉक्सल बोन्स, दोनों कॉक्सल बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी, जिसके अंदर आपका थाई बोन यानी कि फीमर अटैच है। दैट पॉइंट इज नोन एज एसेटाब्युलम, उससे आर्टिकुलेट हुई है आपकी बोन, क्लियर। एनी कंफ्यूजन क्लास? ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है बेटा 3 तरह के रहेंगे। एक ऐसे जॉइंट जो फ्रीली बोन्स को मूव करा दें, जैसे कि मेरा हाथ जो है फ्रीली मूव कर सकता है, बट कुछ बोन्स यहां से मैं इसको फ्रीली मूव नीचे की तरफ नहीं लेके जा सकता, लेकिन ये जो है नीचे ऊपर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हो। आपकी गर्दन जो है क्या बिल्कुल पीछे जा सकती है? नहीं, ये या तो इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी, टू एंड फ्रो मूवमेंट करती है। सो कुछ मूवमेंट ऐसी हैं जो बहुत कम है, कुछ ऐसी हैं जॉइंट्स ऐसे हैं जो फ्रीली मूवमेंट अलाउ करते हैं। क्रेनियम, अब मैं फ्रंटल बोन को पैराइटल से अलग कर सकती हूँ, मूव करा सकती हूँ? नहीं हो सकता, फिक्स्ड बोन है ये हमारी, राइट। सो वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड साइनोवियल। फाइब्रस डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। क्रेनियम के अंदर जो है वो सूचर्स है, बोन सूचर्स के अंदर है, पूरा फिक्स है। कार्टिलेजिनियस, द बोन्स involved are joined together with the help of cartilages. The joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column. Vertebral column देखो मैं बेंड कर सकती हूँ, बट पूरा इसको ऐसे हम पूरी तरह से बेंड नहीं कर सकते, कुछ मेरे को बेंडिंग अलाउ कर रहा है मेरा वर्टिब्रल कॉलम। सो दिस इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कुछ है साइनोवियल, मेरे जो जॉइंट्स है इसमें साइनोवियल फ्लूइड है, आप कितना भी इसको मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, दैट इज साइनोवियल। सैडल जॉइंट के अंदर, पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में है ना, तो कार्पल्स के बीच में, नी जॉइंट्स के बीच में, तो ये पूरा मूव करा रहे हैं बोन्स को, दैट इज साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट पार्ट इज डिसऑर्डर। हर चैप्टर के बाद में आप एक तो रेगुलेशन पढ़ते हो, यहाँ पे ऐसा इतना रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, डिसऑर्डर हम यहाँ पढ़ेंगे। मीनवाइल नेक्स्ट चैप्टर हमने कौन सा शुरू करना है, राइट इन चैट बॉक्स विच चैप्टर वी नीड टू स्टार्ट अप। जो भी मुश्किल लग रहा है तुम्हें, जो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लग रहा है, इसके बाद ह्यूमन फिजियो का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स फास्ट। डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले है यहाँ पे मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि लीड करता है फटीग यानी कि थकान, वीकनिंग, पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल। मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपकी मसल बहुत जल्दी थकान महसूस करती है, इवन यहाँ पे पैरालिसिस भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स,
मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से है, आपकी जो स्केलेटल मसल है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। टेटनी, रैपिड स्पाज्म, भाई कॉन्ट्रेक्शन ठीक है मसल की, इतनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो जाए कि आपकी पूरी बॉडी ही अकड़ जाए, दैट इज टेटनी। रैपिड स्पाज्म, वाइल्ड कॉन्ट्रेक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड्स। कई बार अक्सर आपने देखा होगा आपकी पैर की उंगलियां जो है एक दूसरे के ऊपर चली जाती है और एक सेकंड के लिए इतना बुरा पेन होता है ना, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ टेटनी। आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल जैसे ही कम होगा ना, आपको इस तरह का महसूस होगा। नेक्स्ट, आर्थराइटिस, बहुत ज्यादा सुना जाता है, आपके जॉइंट्स जो हैं उसमें सूजन है, इन्फ्लेमेशन है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है जो कि आपके बोन मास ये डिक्रीज हो चुका है, या फिर इसमें क्या होता है कि आपका बोन मास कम हो गया जिससे आपके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ गए। आप हल्का फुल्का गिरे हो कहीं और आपकी बोन फ्रैक्चर होगी। इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन्स, आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनके कम होने की वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट इज गाउट। नाउ गाउट इज व्हाट बेटा, मीनवाइल नेक्स्ट चैप्टर हमने कौन सा स्टार्ट करना है, फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी। गाउट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, लेकिन ये आपकी बॉडी में जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसकी वजह से होगा। सो गाउट और आर्थराइटिस दोनों में इन्फ्लेमेशन हुई है जॉइंट्स की, बट इन गाउट यू आर हैविंग एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि यूरिक एसिड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, यहां पे यूरिक एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड विल बी देयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज लोकोमोशन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है फटाफट से बताइए चैट बॉक्स में, राइट फास्ट। ओके, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सोनल गुप्ता की डिमांड है वी नीड टू स्टार्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सही है भाई, जिसने जितना पहले लिखा उसकी डिमांड को माना जाएगा। लोकोमोशन में कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। Within 2 minutes we are going to start next chapter. Okay, सोनल मैम, मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर होती है। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन स्टोर, ओके देखो, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है किसके लिए, हमारे आरबीसीज के लिए, मतलब आरबीसीज ही ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को। उसी तरह का पिगमेंट है ये, जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर देता था, यहां पे मायोग्लोबिन देगा। जो भी फंक्शन हीमोग्लोबिन के रहे हैं वो सारे फंक्शन यहां पे मायोग्लोबिन के रहेंगे। बट डिफरेंस क्या है, एक टर्शियरी प्रोटीन है, एक क्वार्टनरी प्रोटीन है। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में समझाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। दिस वन इज क्वार्टनरी एंड दैट वन इज टर्शियरी प्रोटीन। बाकी फंक्शन जो है मायोग्लोबिन के सेम रहेंगे। यहाँ पे हमने ना वर्ड्स अलग किए, जैसे सार्कोमियर पड़ा सेल के लिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसी तरह से हीमोग्लोबिन को रिप्लेस किया है यहाँ पे मायोग्लोबिन ने। गॉट इट सोनल? चलिए, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये जल्दी फिनिश हो जाएगा क्योंकि छोटा सा चैप्टर है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। सबसे पहले हम बात करें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। देखो, 3 तरह के प्रोडक्ट्स हम यहां पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट आउट करते हैं एक्सक्रीशन में, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमोनिया, देन यूरिया एंड देन यूरिक एसिड। हम सबकी बॉडी में अमोनिया ही बनेगा, लेकिन अमोनिया इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए वी नीड टू रिमूव अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अमोनिया वही ऑर्गेनिज्म रिलीज कर सकते हैं जो फ्रेश वाटर के अंदर रहेंगे, उनके आसपास इतना पानी है कि वो उसके अंदर रिलीज कर देते, बिकॉज अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए ताकि वो रिलीज आउट हो। उसको पानी में ही रिलीज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा भी होगा, गंदी स्मेल आती है अमोनिया से, राइट। सो अमोनिया को रिलीज करते हैं जिनके आसपास पानी है, वो भी फ्रेश वाटर होना चाहिए। मैराइन स्पीसीज जितनी भी होंगी वो यूरिया ही रिलीज करेंगी जैसे हम लोग करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो, मैराइन वाटर के अंदर सॉल्ट्स होंगे, यानी कि सोल्यूट पार्टिकल बाहर ज्यादा है,
तो उनका जो ये सोल्यूट पार्टिकल, क्योंकि अमोनिया भी एक सोल्यूट पार्टिकल है, वो बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके बाहर इतने ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल है, तो डिफ्यूजन होना मुश्किल हो जाएगा। अमोनिया रिलीज डिफ्यूजन की वजह से ही होगा, बॉडी सरफेस से ही होता है। एज सच कोई ऑर्गन्स उसको रिमूव नहीं करते जैसे हमारी बॉडी में किडनी करता है। सो हमारे अंदर क्या होगा, देखो 3 तरह के ऑर्गेनिज्म बताऊंगी मैं आपको, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक जो अमोनिया रिलीज करें, यूरियोटेलिक जो यूरिया रिलीज करें। उनकी बॉडी पहले अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगी, यूरिया ब्लड में जाएगा, ब्लड फिल्टर होगा और फिर यूरिया पास होगा यूरिन के थ्रू। कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, उनका अमोनिया या नाइट्रोजनस वेस्ट कन्वर्ट होगा यूरिक एसिड में। उसको सबसे कम पानी चाहिए बॉडी से रिलीज करने के लिए। आप एक बर्ड को देख लो, उसका जो पैलेट होता है वो थिक रहता है। हम जो यूरिन पास करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में करते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि अमोनोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसके बाहर तो पानी पानी है, वो इतना ज्यादा वाटर रिलीज कर सकता है, उसके अंदर अमोनिया रिलीज कर सकता है। अमोनिया रेडली सोल्यूबल से पानी के अंदर तो घुल जाएगा। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है। मान लो हमने कहीं खुले में यूरिन पास कर दिया या वॉशरूम में भी यूरिन पास कर दिया, हमने वहां पे पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो यूरिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में और कुछ देर बाद वहां से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सो 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अमोनोटेलिक, प्रोसेस का नाम रहेगा अमोनोटेलिज्म। फ्रेश वाटर को आप इसमें पढ़ोगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स को पढ़ोगे, लाइक बोनी फिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है एक्वेटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। एम्फीबियंस दोनों जगह रहेंगे, लैंड पे भी वाटर पे भी, राइट। एम्फीबियंस जो है लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। एक्वेटिक वो जो ज्यादा टाइम पानी में रहेंगे, लैंड वो वाले जो ज्यादा टाइम लैंड पे रहेंगे। सो यहाँ पे एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करेंगे, दे आर अमोनोटेलिक एंड द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूरियोटेलिक या यूरियोटेलिज्म, जिसमें यूरिया रिलीज किया गया है बॉडी से। मैमल्स के अंदर ऐसा होगा, टेरेस्ट्रियल जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर ऐसा होने वाला है। सो यूरियोटेलिज्म, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले अमोनिया कन्वर्ट होगा यूरिया के अंदर, फिर वो ब्लड में गया, ब्लड फिल्टर हुआ और एक्सक्रीट आउट हो गया बाय किडनी। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर हुआ और जब भी अर्ज हुई हमने उसको बाहर निकाल दिया। जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेसिकली आपको ऑस्मोलरिटी यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखते हैं, क्योंकि क्या करते हैं जितनी भी एक्स्ट्रा आयंस बॉडी के अंदर हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है, एक्सक्रीशन करता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। नेक्स्ट इज यूरिकोटेलिक, ये दिखेगा आपको ज्यादातर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स और इंसेक्ट्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद भाई देखो नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा रखे हैं, उसके अंदर सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये क्लास 10 करने के बाद सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करना है, नथिंग एल्स। उसके बाद आप एग्जाम्पलर को देख सकते हो, टाइम बचे तो, अदरवाइज बचेगा नहीं अब आपके पास। देखो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, ये जो पूरा पैराग्राफ है इसके अंदर आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया गया है। बेसिकली ये आपने एनिमल किंगडम के अंदर भी पढ़ चुके हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग हियर प्रोटोनेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स कहां मिलेंगे, प्लेटेहेल्मिंथ यानी कि फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया, रोटीफर्स, कुछ एनालिड्स, सेफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फियोक्सस के अंदर। प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरी कंसर्न है आयनिक और फ्लूइड बैलेंस बनाने के लिए यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि नेफ्रिडिया से पहले वाला स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर आ गए थे नेफ्रिडिया, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। आपको नेफ्रिडिया जो कि है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये मिलेंगे अर्थवर्म और एनालिड्स के अंदर। ये भी सेम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में, मेंटेन करने में आयनिक और फ्लूइड बैलेंस। उसके बाद आएंगी माल्फिजन ट्यूब्यूल्स यानी कि बोमेंस कैप्सूल प्लस आपका ग्लोमेरुलस। पूरा नेफ्रॉन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ माल्फिजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो भाई वो आपको मिल जाएंगे इंसेक्ट्स के अंदर। माल्फिजन ट्यूब्यूल्स अगेन नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकालने में, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट इज एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ये एक्सक्रीशन करते हैं क्रस्टेशियंस यानी कि प्रॉन्स के अंदर। एनी कंफ्यूजन क्लास? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम तो एज सच आई थिंक सो नहीं देना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके काउंटर करंट सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर रेगुलेशन या फिर डिसऑर्डर पे ही क्वेश्चन आता है।
तो ध्यान से समझिए, यू आर हैविंग अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, इसका पूरा लिखा हुआ है। मेजर हम इसको करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर है। विड्थ की मैं बात करूं 5 to 7 सेंटीमीटर है। और लेंथ की बात करें 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ की बात करें 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करें 2 to 3 सेंटीमीटर, और इसका वेट रहेगा 120 to 170 ग्राम, राइट। अब ध्यान से समझिए, ये मैंने बनाई यहां पे किडनी। किडनी में इस तरह से नॉच प्रेजेंट है जिसको हम हाइलम बोलते हैं। बाहर का जो एरिया है दैट इज कॉर्टेक्स, अंदर का जो एरिया है दैट इज मेडुला। मेडुला में रहेंगे मेडुलरी पिरामिड्स, ये रहेंगे मेडुलरी पिरामिड। स्ट्रक्चर करवा चुकी हूं, फिर भी फटाफट से देख लो। मेडुलरी पिरामिड्स कुछ इस तरह से ज्वाइन है। इस एरिया को आप बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। क्या बोलोगे? कॉलम ऑफ बर्टिनी। एंड दिस प्लेस इज नोन एज कैलिक्स कैलिसिस, इसको आप कैलिसिस बोलते हो। ये जो अंदर का स्पेस रह जाएगा ये आपका पेल्विस है, रेनल पेल्विस। हर पार्ट के आगे रेनल वर्ड लगा दो, रेनल इज फॉर किडनी, राइट। और ये रेनल पेल्विस से आपके पास यूरेटर निकलेंगी। एक ट्यूब है आपके पास जो कि ब्लड लेके आ रही है, आर्टरी जो है ब्लड लेके जा रही है, राइट। सो दिस इज द होल सिस्टम। यूरेटर है आपके पास दो प्रेजेंट। एक आपका यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होगा, टेम्परेरी यूरेथ्रा के थ्रू वो रिलीज आउट हो जाएगा। रेनल कैप्सूल मतलब हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो आपकी फ्लोटिंग रिब्स मैंने बताई थी उसके पास बैक साइड पे ये प्रेजेंट होंगी। एनी कंफ्यूजन? ये सिर्फ स्ट्रक्चर था, पढ़ोगे समझ आ जाएगा। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, 10th क्लास के अंदर भी हम बहुत अच्छे से इसको कर चुके हैं। दिस वन इज बोमेंस कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है। आर्टरी जो है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी जिसको हम आर्ट्रियोल बोलेंगे। हर टिश्यू में ऐसे ही होता है, आर्टरी जाती है, आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो गए, हर पार्ट तक वो ब्लड लेके जाएगी। यहां से आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, आर्ट्रियोल से। अब ये जो है यहाँ पे टफ्ट बन गया है, टफ्ट ऑफ ग्लोमेरुलस बोल दिया, ग्लोमेरुलस। फिर यहां से एक निकलेगी इफरेंट आर्ट्रियोल। यहां से देखो बोमेंस कैप्सूल जो है कुछ इस तरह से है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपका लूप ऑफ हेनले आ गया, यूपिन लाइक स्ट्रक्चर। देन डोर्सल कॉन्वोल्यूटेड या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मुझे बोलना चाहिए, डीसीटी। डीसीटी इज ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये इस तरह से बने हुए क्योंकि एक से ज्यादा नेफ्रॉन एक सिंगल कलेक्टिंग ट्यूब में आके ओपन कर सकता है। उसके बाद यहां पे आप देखोगे कि जो आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल है इसमें जाल बना लिया, हेनले लूप की तरफ इस तरह से कुछ जा रही है। दिस इज वासा रेक्टा। ये ट्यूब्यूल्स बन गई हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या है ये? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इस तरह से ये बनी हुई है। अब एक और बात ध्यान से समझिए जो क्लास में आई थिंक मैंने आपको नहीं बताई, ये आपका पीसीटी है, ये पीसीटी है। पीसीटी पे इफरेंट आर्ट्रियोल आके देखो ये ओवरलैप कर रहा है। ये सिस्टम ही आपका जेजी सिस्टम है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सिस्टम, राइट। जो ये बन चुका है ना यहाँ पे, यहीं पे, क्योंकि पीसीटी आपने पढ़ा होगा ना फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी ही मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करती है, राइट। और इसके साथ ही देखो इस तरह से ये जाल बनाए हुए हैं। दिस इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जेजीए। कुछ यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है और जिसकी वजह से ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर लेती है। एनी कंफ्यूजन? तो ये सारा सिर्फ पढ़ने वाला टॉपिक है, इसको देख लेना अपने आप से ही। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिन फॉर्मेशन। दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो आपका यूरिन फॉर्मेशन और दूसरा काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म एक तरह से पार्ट ही है इसका हमारा। ओके, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में आप तीन पार्ट पढ़ोगे, तीन स्टेप्स पढ़ोगे एक्चुअली। नंबर 1 इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, नंबर 2 is reabsorption and number 3 is secretion. So 3 things are there. सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों बोला गया? यहां पे बना लेते हैं डायग्राम। दिस वन अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों बोला गया वो देख लेते हैं। देखो ये सबसे पहली लेयर है, दिस वन। पहले तो इस लेयर से ग्लोमेरुलस की एपिथेलियम से निकलना होगा, बीच में आ जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर ये आपकी तीसरी मेम्ब्रेन आ गई बोमेंस कैप्सूल की मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन से इसको फिल्टर होना है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये जो मेम्ब्रेन है ये
किसी भी चीज को पास होने देती, इट इज नॉट सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, नॉन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, कुछ भी हो सब कुछ पास हो सकता है, कुछ बड़े प्रोटीन्स को छोड़ के। सो यूरिन फॉर्मेशन 3 मेम्ब्रेन्स आप पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा टॉपिक ये, इसलिए मैं फोकस कर रही हूं इसके ऊपर। दूसरी बात याद रखना, जितना आपके हार्ट ने पंप किया था ब्लड, उसका 1/5 एक बार में किडनी करती है। हार्ट पंप करता है, यानी कि कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में रहती है आपकी 5 लीटर्स, तो ये 1000-1100 के आसपास रहेगा। 3 लेयर से पास होना पड़ेगा। ग्लोमेरुलर की एंडोथेलियम रहेगी, एपिथेलियम रहेगी बोमेन्स कैप्सूल की, और बीच में रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। 3 मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा इसको, राइट, बोमेन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आपको मिला जीएफआर। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेट जो बनता है पर डे, दैट इज 180 लीटर्स पर डे, बट आप इतना यूरिन पास नहीं करते, इसीलिए मैक्सिमम चीजें यहां पे रीएब्सॉर्ब हो जाती हैं। 1.5 लीटर ही हम रिलीज आउट करते हैं, फिल्ट्रेट बना था 180 लीटर। सो 99% चीजें हो जाती है यहाँ पे रीएब्सॉर्ब, और मैक्सिमम रीएब्सॉर्प्शन हो जाएगी पीसीटी में। सेलेक्टिव कुछ चीजें जो रह गई ना, वो सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होगी आपकी जाके डीसीटी के अंदर। नोट्स में सारी चीजें अलग अलग से लिखी हुई हैं, वहां से आपको लर्न करना इजी हो जाएगा। जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है, दे कैन आस्क फॉर द नोट्स ऑल्सो, उनको सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी। चलो, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन कुछ चीजें सिक्रेट हुई हैं। सिक्रेशन मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन आयंस का या फिर पोटेशियम आयंस का। एक जगह आपको दिखेगा अमोनियम आयंस भी, अदरवाइज सिर्फ हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयंस। पीसीटी में अमोनियम आयंस भी सिक्रेट होते हैं, अदरवाइज सिर्फ हाइड्रोजन आयंस और पोटेशियम आयन। तो पीसीटी में तीनों चीजें डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब से सिक्रेट होंगे सिर्फ आपके हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयंस। उसके बाद फंक्शन है, फंक्शन वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। पीसीटी मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करती है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। पीसीटी की लाइनिंग किससे बनी है ये देख लीजिएगा, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट सब कुछ यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जो चीजें बची कुची होंगी वो जाके डीसीटी रीअब्सॉर्ब करेगा। सो पीसीटी आल्सो मेंटेन, हेल्प्स टू मेंटेन पीएच, आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। अमोनिया जो भी इसको रिलीज करना होगा, सिक्रेट करना होगा, हो जाएगा। सिक्रेशन यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस, अमोनियम आयंस, एब्जॉर्प्शन रहता है बाइकार्बोनेट आयंस का। आप नोट्स को ध्यान से देखोगे, एरो जो मैंने बाहर की तरफ लगाए हुए हैं वो रीअब्सॉर्प्शन के लिए हैं, एरो जो अंदर जा रहे हैं दैट इज फॉर सिक्रीशन। तो उस एक डायग्राम से आपके 2 पेज एनसीईआरटी के कवर होते हैं। नेक्स्ट है बेटा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले जो नीचे जाती है डिसेंडिंग, जो ऊपर आती है वो असेंडिंग। रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम, मिनिमम है, बहुत कम रहेगा। मैक्सिमम इज एट पीसीटी, मिनिमम इज एट हेनले लूप, और कंडीशनल इज एट डिस्टल। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब देखो 2 चीजें हमारे यहाँ पे हेनले ऑफ लूप में, एक तो नीचे जा रहा है जो, और एक ऊपर आ रहा है। 2 ट्यूब्स हैं आपके पास, ये नीचे जाती है, ये ऊपर आती है। नीचे वाली जो ट्यूब है वो परमिएबल है वाटर के, परमिएबल है वाटर के, पानी आ सकता है बाहर, लेकिन इम्परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड। ये जो है परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड बट इम्परमिएबल टू वाटर। सो देखो यहां से पानी बाहर आ रहा है, तो ये जो फिल्ट्रेट हो इसके अंदर होगा ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। लेकिन जब असेंडिंग लिम्ब में जाता है तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट एज कंपेयर टू दिस। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन यहां रहेगा सोडियम आयंस का, वाटर का। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस आल्सो। सेलेक्टिव सिक्रीशन रहता है 2 चीजों का, हाइड्रोजन, पोटेशियम, और कुछ हद तक अमोनियम आयंस का। पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस ये बॉडी का बना के रखती है। तो ये इसी तरह का डायग्राम हमने नोट्स में बनाया है जो हमें समझ आ जाएगा। डायग्राम से चैप्टर वैसे कवर हो जाता है, एक बार समझ लो तो चीजें समझ आ जाती हैं। वही सब थ्योरी में लिखा हुआ था, ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब, ये दोनों चीजें आपकी क्या हुई है, सिक्रीट। देखो अमोनियम आयंस है यहाँ पे, यहां से सिक्रीशन, रीअब्सॉर्प्शन। ये परमिएबल है वाटर के, इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के, सोडियम क्लोराइड के, और यहाँ पे परमिएबल है सोडियम क्लोराइड के बट इम्परमिएबल है वाटर के। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से थोड़ा बहुत यूरिया वापस आ जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो, ये कॉर्टेक्स रीजन है, ये मेडुला रीजन है। मेडुला में देखो आयंस बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी रहती है 300, धीरे धीरे जाते हैं डीप इनटू द मेडुला, ये हो जाएगी 1200, जैसा कि तुम्हें पढ़ाया हुआ है। कोई कंफ्यूजन क्लास?
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का भी बता दिया है, कॉन्सेंट्रेट करना इसका काम है, क्योंकि देखो वाटर यहां से भी बाहर आ रहा है भाई। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन ही हम रिलीज करेंगे। 180 लीटर फिल्ट्रेट बना के रख दिया था किडनी ने तो, लेकिन इतना आप यूरिन पास करोगे तो पूरा दिन यूरिन ही पास करते रहोगे, इसीलिए इसको कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। 1.5 लीटर इज सफिशिएंट टू रिलीज आउट इन अ डे। फिल्ट्रेट कैसे होगा? काउंटर करंट की मैकेनिज्म से। काउंटर करंट का ये डायग्राम हमारे पास है, इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में नोट्स में बनाया हुआ है। ये आपकी डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज वासा रेक्टा। ध्यान से समझेंगे इसको। ये देखो पानी बाहर आया, ठीक है, इसके ऊपर ये इंपोज कर दें, सुपर इंपोज कर दें, तो जो पानी बाहर आएगा वो अंदर चला जाएगा। NaCl जो यहां से बाहर आएंगे वो अंदर चले जाएंगे। यानी कि देखो ध्यान से समझो, प्रोक्सिमिटी हम इसकी चेक करें। ये है हेनले लूप, एक डक्ट नीचे जा रही है, दूसरी ऊपर आ रही है। हेनले लूप काउंटर करंट में है। वासा रेक्टा को मैं देखो वो भी काउंटर करंट में है, एक नीचे जा रही है, दूसरी ऊपर आ रही है। ये मैं सुपर इंपोज कर दूं यहां पे कुछ इस तरह से। अब ये ऊपर जा रही है बट ये नीचे जा रही है, ये खुद भी काउंटर करंट में है। ये नीचे जा रही है बट ये ऊपर जा रही है, ये भी काउंटर करंट में है। तो हेनले लूप अकेली भी काउंटर करंट में, वासा रेक्टा अकेले भी काउंटर करंट में, और हेनले लूप और वासा रेक्टा दोनों को मैं देखूं तो वो भी काउंटर करंट में। तो ये काउंटर करंट बनने की वजह से ही जो चीजें कहीं से सिक्रेट हुई, यानी कि कहीं से रीअब्सॉर्ब की, तो कहीं से किसी ट्यूब ने दोबारा ले ली। आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ता चला जाएगा एज यू गो डीप डाउन द मेडुला। ठीक है, दूसरी बात और क्या समझनी है आपने? बॉमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं भाई। ठीक है, मेडुला जो है वो नीचे जाएगा, सॉरी जो आपका हेनले लूप है वासा रेक्टा वो जाता है डीप इनटू द मेडुला। कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका लूप ऑफ हेनले ना के बराबर होगा, तो उनको बोलेंगे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, जिनका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होता है वो मेडुला में ज्यादा होंगे तो मेडुलरी नेफ्रॉन है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? फिर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन किस तरह से हुआ ध्यान से समझेंगे। तीन चीजें हैं यहाँ रेगुलेशन के लिए। सबसे पहले रहेगा यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर रहता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस का पार्ट। हाइपोथैलेमस जो है, साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रिवाइज करना है वो अपना लाइव चैट में लिखते जाइए। इट इज अबाउट टू फिनिश। रेगुलेशन के अंदर हाइपोथैलेमस की हम बात करें, हाइपोथैलेमस जैसे ही आपकी बॉडी के फ्लूइड्स कम हो जाएंगे, आपको GFR बढ़ाना पड़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट हो। इनकी जब आपका GFR रेट कम हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर ओस्मो रिसेप्टर्स हैं, ओस्मो रिसेप्टर्स हो जाएंगे एक्टिव। ये ओस्मो रिसेप्टर्स एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वासोप्रेसिन। इनके एक्टिवेट होते ही आपकी जो वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको हमेशा इसी तरह से समझाती हूँ कि एक पाइप है, आपने उसको प्रेस कर दिया तो वाटर का प्रेशर एकदम से ज्यादा हो जाता है। आपकी जो वेसल है उसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, हार्ट ने प्रेशर के साथ ब्लड पंप किया, किडनी में आया, तो GFR भी आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट? एक टाइम के बाद GFR गेट्स नॉर्मल, उसके नॉर्मल होते ही ऑस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे। स्विच ऑफ होने के बाद वो ADH रिलीज करना बंद कर देंगे और आपका ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा, GFR मेंटेन हो जाएगा। राइट? एक तो ये तरीका है इंक्रीज करने का। दूसरा आप पढ़ते हो रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। रास आई थिंक वर्ड NCERT में नहीं है लेकिन अक्सर क्वेश्चन आ जाता है यहां पे। अब इसके अंदर क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ था JGA सेल्स हैं। अभी तुम्हें पता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जहां पे इफरेंट आर्टेरियल मिल रही थी वहां पे आके उसमें कुछ मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है। तो जैसे ही ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या GFR आपका कम होगा, उसी के साथ JG सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं। ये रेनिन आपके ब्लड में प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजन उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में और फिर एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 आपकी बॉडी में वासोकॉन्ट्रिक्शन करके एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है। एल्डोस्टेरॉन से आपके जो आयंस हैं वो रीअब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और जिसके साथ साथ आपका GFR इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो आपका ये JG अपरेटस हो गया
और दूसरा आपका हाइपोथैलेमस होगा। ये दोनों जीएफआर को बढ़ा रहे हैं। अब देखो कम है तो ज्यादा कर लिया, लेकिन जीएफआर यानी कि आपका फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, उसको कम कैसे करें? आपके हार्ट से ही पंप हो रहा है ब्लड, किडनी में आया, हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है, ज्यादा पंप कर रहा है, इंक्रीज हार्ट बीट है, तो आपका किडनी फंक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, राइट? जीएफआर का रेट ज्यादा हो जाएगा। तो जीएफआर के रेट को कम करना, तो मैं हार्ट के पास जाऊं, हार्ट के पास है एएनएफ, आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एक प्रोटीन है जो स्टिमुलेट होगा। उसकी वजह से अभी तक आप वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे, आप वेसल को डाइल्यूट कर दो। जैसे ही वेसल डाइल्यूट होगी उसमें फ्लो धीरे हो जाएगा, राइट? और जीएफआर हो जाएगा आपका कम। तो एएनएफ चेक कर रहा है जेजी की एक्टिविटी, राइट? तो ये इसके रास सिस्टम की एक्टिविटी को, ये उसके अपोजिट चलता है। एक जीएफआर को कम कर रहा है तो दूसरा जीएफआर को बढ़ा रहा है। एनी कंफ्यूजन? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए फटाफट से। एनी डाउट क्लास? नेक्स्ट वन इज मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन इज रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। अब भाई देखो, आपने यूरिन फॉर्मेशन कर लिया, ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो गया है, उस यूरिन ब्लैडर को खाली करना तो बहुत जरूरी है। अब ध्यान से समझो, आपको अर्ज हुई यूरिन पास करने की, बट ऐसा नहीं होता कि आपको अभी के अभी यूरिन को रिलीज करना है। आप कुछ टाइम के लिए उसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं पूरा दिन ही होल्ड कर लो। तो जो आपकी यूरिन प्रेशर क्रिएट करती है या यूरिन रिलीज करने के लिए स्फिंक्टर्स हैं, वो दोनों एक्शंस में है, वॉलंटरी मसल्स भी है, इनवॉलंटरी मसल्स भी है। अब होगा क्या, जैसे ही आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा, सीएनएस को सिग्नल मिलेगा, वहां पे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके स्फिंक्टर्स की मसल्स को रिलीज करते हैं, एंड देन यू विल पास आउट योर यूरिन। तो ये मैकेनिज्म है, मोटर मैसेज सीएनएस को जाते हैं जो कि यूरिन पास करने में हेल्प करेंगे। इसका एक फ्लो चार्ट आपको नोट्स में मैंने बना के दिया हुआ है। उसके बाद यूरिन की फॉर्मेशन या उसकी कंपोजिशन कैसी है। यूरिन फॉर्म जो हुआ है वो पेल येलो यानी कि लाइट येलो कलर का है, वाटरी फ्लूइड है, एसिडिक रहता है, पीएच इसकी 6 रहेगी। इसके अंदर जो यूरिया है वो 25 से 30 ग्राम पर डे हम एक्सक्रीट आउट करेंगे। यूरिन सैंपल हम बहुत बार डॉक्टर्स को देके आते हैं फॉर क्लिनिकल डायग्नोज, क्योंकि कुछ भी आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हुआ वो ब्लड फिल्टर होगा, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन उसका होगा नहीं, जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट उतना ही होगा। फॉर एग्जांपल डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बनता है, नई ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज टूट रहा है, इंसुलिन काम नहीं करता, तो उस केस में ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा, रीअब्जॉर्प्शन उतना हुआ नहीं, यूरिन में ग्लूकोज आ जाएगा, कीटोन बॉडीज आ जाएंगी। इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये माल फंक्शनिंग है हमारी किडनी की, राइट? सो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ऐसा होगा। क्लियर? ये लिखा हुआ है सारा, पढ़ लेना इसको एनसीईआरटी से। उसके बाद है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत सारे तरह के बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन इनहेल किया, CO2 रिलीज कर दिया लंग्स के थ्रू। उसके बाद आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्टेरॉइड्स यानी कि आपकी बॉडी में जो स्टेरॉइड्स बन रहे हैं पिंपल्स की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। बेसिकली आपने देखा भी होगा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इतने सारे पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में जो वैक्सेस बनी हैं, ऑयल्स बने हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स बने हैं, वो पिंपल्स की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। उनका बाहर आना जरूरी भी है, अदरवाइज वो बॉडी को हार्म करेंगे। स्वेट ग्लैंड्स, एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिक एसिड दैट कैन कम आउट थ्रू द स्वेट। कई बार देखा भी होगा कुछ लोगों के पसीने में यानी कि स्वेट में बहुत ज्यादा स्मेल होती है। वो क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट उसकी बॉडी में इतना ज्यादा बन रहा है, सोर्स उसकी बॉडी में जितना ज्यादा बन रही है। इसके अलावा भी है जैसे कि आपका सलाइवा से भी आप नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर रिलीज कर सकते हो। कई बार हमें इंडाइजेशन की जब प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका जो सलाइवा है वो आपको टेस्ट जो है वो कड़वा कड़वा करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होने की वजह से। सो दीज आर सम ऑर्गन्स। लीवर की हम बात करें, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, एक्स्ट्रा ड्रग्स जो भी होंगी बॉडी के अंदर, वो लीवर के थ्रू इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन से एनएस से बाहर निकल जाएंगे। सो दीज आर सम ऑर्गन जो कि हमें एक्स्ट्रा या हार्मफुल वेस्ट बॉडी से रिलीज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स। सबसे पहली कंडीशन मैं बताऊं यहाँ पे यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? किडनी काम अच्छे से नहीं कर रही है, यूरिया बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, उसको रिलीज करने के लिए वी नीड आर्टिफिशियल किडनी एंड द प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए बस। जो पेशेंट है उसकी आर्टरी से आपने ब्लड निकाला, ब्लड अब बाहर आ चुका है, एक ट्यूब में आपने ले लिया, मतलब जो भी आपकी पाइप होती है वो, उस ब्लड को बाहर निकाला, हेपरिन के साथ मिक्स किया, एंटीकोएगुलेंट है। ऐसा क्यों किया गया?
बाहर ब्लड जो आया है, जो हमने रिलीज किया है वहां पे, जो उसको लेके आए हैं, वो कोएगुलेट ना कर जाए। हेपरिन इज एंटी कोगुलेंट, राइट। उसको फिर एक डायलिसिस यूनिट होती है, आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हो, उसके अंदर वही सारा एपरेटस जो हमारी किडनी के अंदर हुआ, ट्यूब्स हैं, उसी तरह से बाहर इंटरस्टिशियम फ्लूइड है जिसमें थोड़ा NaCl हमने डाला हुआ है, ताकि ट्यूब से, देखो ब्लड में ज्यादा यूरिया होगा, बाहर कम है, तो वो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाहर आ जाएगा। फिर उस डायलिसिस यूनिट में से पास करने के बाद हमने फिर से उसमें हेपरिन डाला, क्योंकि दोबारा से कोएगुलेट ना कर जाए। फिर वेन्स के थ्रू पेशेंट के अंदर डाल दिया गया, वेन से जाएगा वेना कावा में, वेना कावा से जाएगा हार्ट में, और हार्ट पंप कर देगा वेरियस ऑर्गन्स तक। दिस इज हीमोडायलिसिस। लेकिन किसी की किडनी बिल्कुल फेल हो जाए, काम नहीं कर रही है, तो परमानेंट सॉल्यूशन इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में आपको अपने क्लोज रिलेटिव को ही चूज करना है, अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस बहुत सारे आ जाते हैं, इवन इम्यूनोसप्रेंट देने के बाद भी। इम्यूनोसप्रेंट्स वो केमिकल्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा लो कर देते हैं। रीजन बिहाइंड, आप एक पेशेंट की बॉडी में एक दूसरे ह्यूमन से किडनी को ट्रांसप्लांट कर रहे हो, फॉर दैट ह्यूमन, फॉर दैट पेशेंट द किडनी इज फॉरेन ऑब्जेक्ट, तो वो उसका इम्यून सिस्टम उसको कई बार रिजेक्ट कर देता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना इज नेसेसरी इन दैट केस। यस स्टूडेंट्स, टेल मी व्हिच चैप्टर वी नीड टू स्टार्ट आफ्टर दैट। उसके बाद बेटा कुछ और चीजें हैं, लाइक रेनल फेलियर, आपका किडनी फेल पूरा प्रॉपर तरीके से हो चुका है, जिसमें मैंने किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक सॉल्यूशन बताया। रेनल कैल्कुलाई, दिस इज किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन है। स्टोन और इनसॉल्युबल मास जो है क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपकी किडनी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का आइटिस इज फॉर इन्फ्लेमेशन, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, ग्लोमेरुला ऑफ किडनी, इनकी ग्लोमेरुलस जो है किडनी का, वो सूजन खाना शुरू कर देता है, जिससे फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन चैप्टर। एनी अदर चैप्टर यू वांट? टेल मी फास्ट। आशीष, नेहा, नवदीप, सोनल, वंशिका, गुरलीन। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ओके। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। सबसे पहले हमारे पास डिमांड आई है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सो वी नीड टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट। उसके बाद हम फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। उसके बाद भी भाई अपनी लाइन में आपको लेके आना है, चैप्टर कौन सा करना है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमें करना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड देन फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। So this is all about the previous chapter. Now we are starting breathing and exchange of gases. Any doubt from the previous chapter? Locomotion or excretory products? Chalo, let's start. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग इज जस्ट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, बट रेस्पिरेशन के अंदर होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। जो ऑक्सीजन आपने इनहेल की, फूड के साथ जाके बाइंड करेगी और रिलीज करेगी एनर्जी। दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। दैट कैन बी एरोबिक, दैट कैन बी एनारोबिक, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि कुछ में रहेंगी मॉइस्ट क्यूटिकल, यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन रहेगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। कुछ के अंदर रहती है गिल्स, फिशेस के अंदर आपको गिल्स मिल जाएंगी, बोलेंगे हम इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कुछ के अंदर, जैसे इंसेक्ट्स की बात करूं, जाल बना होता है ट्यूब्स का, दैट इज नोन एज ट्रैकियल रेस्पिरेशन, राइट।
उसके बाद है लंग्स के थ्रू। लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जैसा कि हम लोगों के अंदर होता है। वर्टिब्रेट्स, फिशेस गिल्स को यूज करती हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेंगे। फ्रॉग्स लाइक एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स की हम बात करें, दे रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट skin, that is cutaneous also. Frog respire through lungs also, frog respire through cutaneous skin also. Cutaneous respiration भी होगा वहां पर और pulmonary respiration भी होगा। This is human respiratory system। सीधा डायग्राम पे आते हैं। 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे पहले देखो, दो गुफाएं आपको दी हुई है। नॉस्ट्रेल, नॉस्ट्रेल से एयर अंदर जाएगी, राइट। कॉमन पैसेज आपको मिलेगा फेरिंग्स, जो फूड पाइप के लिए भी और विंड पाइप के लिए भी कॉमन पैसेज है। नोज से जो अंदर गया वो भी वहीं जाएगा, माउथ के जरिए जो अंदर गया वो भी अंदर वहीं जाएगा, तो दैट इज अ कॉमन पैसेज। उसके बाद ट्यूब्स अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी ईसोफेगस अलग हो जाएगी, फूड पाइप अलग हो जाएगी, और दिस इज विंड पाइप, राइट। विंड पाइप का सबसे जो पहला पार्ट है दैट इज लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप ऑफ स्किन होता है जिसको हम बोलेंगे एपीग्लॉटिस। उसके बाद आ जाएगी ट्रैकिया। ट्रैकिया में सेमी कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, सी शेप रिंग होंगी जो इसको कोलैप्स होने से बचाएंगी जब ट्रैकिया में कोई एयर नहीं है, अदरवाइज दे कैन कोलैप्स। ट्रैकिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक पर्टिकुलर वर्टिब्रे के पास, इनको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। दीज आर नोन एज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्शियरी ब्रोंकियोल एंड सो ऑन में डिवाइड हो गई है। उसके बाद लास्ट पार्ट जो है ब्रोंकियोल का, इट इज हैविंग अ सैक लाइक, छोटी छोटी थैलियां यहां प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई, राइट। लंग्स जो है इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी जिसको हमने बोला है प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। दोनों मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, राइट। इसके यहां पर होती है स्टर्नम। बैक साइड की बात करें, वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम, स्टर्नम आपको अच्छे से पता है, लोकोमोशन चैप्टर पढ़ा चुकी हूं। पीछे वर्टिब्रल कॉलम और साइड में रिब केज बना हुआ है। लंग्स आपके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यहां सारे इंटरनल ऑर्गन है। देखो हार्ट भी यहीं पर प्रेजेंट है आपके। लेफ्ट जो लंग है इसमें देखो नॉच बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे भगवान जी ने हार्ट को फिट किया हुआ है, क्लियर। सो ये थोड़ा सा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू राइट वन। नीचे की साइड देखें तो डायफ्राम है। तो बेटा ये ना एक पूरा वैक्यूम चैम्बर बन गया है, यहाँ से एयर ना तो अंदर आ सकती ना बाहर आ सकती, राइट। सो फ्रॉम वेंट्रल साइड इट इज प्रोटेक्टेड बाय स्टर्नम, फ्रॉम डॉर्सल साइड इट इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम, from lateral side it is protected by rib cage and from the bottom it is protected by diaphragm। पूरा ये एक आपका वैक्यूम चैम्बर बन चुका है, एयर टाइट चैम्बर बन चुका है। रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे रहेगा ब्रीदिंग कर रहे हो भाई, वेंटिलेशन कर रहे हो, पल्मोनरी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब है एयर का पास होना। पल्मोनरी बोला क्योंकि लंग्स की हेल्प से हो रहा है। बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाएगी, CO2 जो बॉडी में बनी है वो बाहर रिलीज आउट हो जाएगी। डिफ्यूजन होगा फिर गैसेस का एल्वियोलाई के पास, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन भरा होगा और ब्लड लेके आ रहा होगा CO2, दोनों का डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन दो जगह पे होगा, देखेंगे। पहला डिफ्यूजन हो चुका है, फिर ब्लड गैस लेके या ऑक्सीजन लेके पहुंचेगा टिश्यू के पास, दूसरा डिफ्यूजन वहां हो गया क्योंकि टिश्यू लेके बैठा हुआ CO2 और ब्लड लेके गया है ऑक्सीजन, फिर से डिफ्यूजन होगा। टिश्यू को चाहिए ऑक्सीजन और CO2 को रिमूव करना है बॉडी से, तो ब्लड CO2 को लेके आ जाएगा। उसके बाद टिश्यू को मिल गया है ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन का यूज होगा ताकि वो CO2 को बना सके। दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एनी कंफ्यूजन क्लास? नेक्स्ट, ब्रीदिंग में दो प्रोसेस हैं, मैकेनिज्म में दो प्रोसेस हैं। पहला रहता है इंस्पिरेशन एंड दूसरा रहता है एक्सपिरेशन। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में आप ब्रीद इन करते हो, जब ब्रीद इन करोगे स्टर्नम आपकी उठेगी ऊपर, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि ब्रीद इन करना है आपने, राइट। रिब केज भी आपका ऊपर उठ जाएगा। जब आप एक्सहेलेशन करोगे, बाहर छोड़ोगे गैस, डायफ्राम बिकम डॉम शेप, रिब केज नीचे आ जाएगा, इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाएंगी। और इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, याद रखेंगे, स्टर्नम भी नीचे आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको पढ़ लेना।
सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम यानी कि टीवी। आप नॉर्मली कितनी गैस इनहेल करते हैं, कितनी गैस एक्सहेल करते हैं, दैट इज टीवी, एंड दैट इज अराउंड 500 ml अप्रोक्सीमेटली इट्स पर ब्रीथ। पर मिनट का निकालूं तो ये आ जाएगा 6000 to 8000, बिकॉज एक मिनट में आप 12 से 16 बार ब्रीथ करते हो। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 6000 आएगा, 16 से करोगे तो 8000 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम आपने एक अमाउंट दे दिया है। उसके बाद है बेटा IRV। अब मैं पढ़ाते पढ़ाते भी ब्रीथ तो कर रही हूं ना, बट जब मुझे फोर्सिबल इनहेल करना हो तो मैं और एक्स्ट्रा एयर को अपने लंग्स में लेके जा सकती हूं। तो फोर्सिबल इनहेलेशन इज नोन एज, एंड दैट वॉल्यूम इज नोन एज IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सिबल आप कितना वॉल्यूम एयर का अंदर लेके जा सकते हो, दैट इज अराउंड 2500 to 3000 ml। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। फोर्सिबली आप कितना एक्सहेल कर सकते हैं, बाहर लेके आ सकते हैं, दैट विल बी अराउंड 1000 to 1100 ml। उसके बाद आप पढ़ेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम फोर्सिबली एक्सहेल करने के बाद भी आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमेशा रहता है, कभी भी बाहर नहीं आएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा आपके लंग्स में रहेगा, ये लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता है। सो रेजिडुअल वॉल्यूम की हम बात करें, जो अमाउंट हमेशा आपके लंग्स में रहता है, दैट इज अबाउट 1100 to 1200 ml। अब दूसरी हम कैपेसिटीज पढ़ने वाले हैं, ये थे वॉल्यूम्स। जब भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो लंग की कैपेसिटी बताता है, भाई तुम्हारी लंग की कैपेसिटी इतनी है, टोटल लंग की कैपेसिटी इतनी है, IC इतनी है ना, VC इतनी है, तो ये सब आपको बताता है वो। वॉल्यूम हमने पढ़ लिए, 4 पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मली इनहेल एक्सहेल कितना करते हो, फोर्सिबली इनहेल IRV, फोर्सिबली एक्सहेल ERV। RV इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, लंग्स में कितना रह जाएगा। इन वॉल्यूम्स को प्लस करके आप डिफरेंट टाइप्स की कैपेसिटीज बना सकते हो। कैसे, चलो सबसे पहले बेटा मैंने यहां पे लिखा IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक पर्सन कितना इनहेल कर सकता है। इनहेलेशन क्या क्या कर सकते हो आप, टीबी कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम कर सकते हो, दूसरा आप IRV कर सकते हो। तो ये दोनों मिला के बनता है IC। फिर आ गया EC, सो सिंपल। टीवी तो वही अमाउंट है ना, इनहेल किया एक्सहेल किया, टीवी तो यही है, उसमें आपने IRV जोड़ दिया और इसमें आपने जोड़ दिया बेटा ERV। क्लियर। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें देखो, इसमें डेफिनेशन भी लर्न होना जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। लंग है आपके, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स। लंग्स में जो वॉल्यूम रह जाती है, हमेशा से बोल रही हूं बेटा, RV तो रहेगी रहेगी, ठीक है। ERV वो अमाउंट है जो आप बाहर फोर्सिबली निकाल सकते हो, लेकिन आपने फोर्सिबली एक्सहेल नहीं किया, आपने एक्सहेल किया नॉर्मली, और नॉर्मली आप निकालते हो सिर्फ टीवी, तो आपके लंग्स में क्या रह गया, ERV प्लस RV। कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट है VC। VC इज वाइटल कैपेसिटी। एंड व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, ध्यान से समझना, दो डेफिनेशन है और लगा के यहां पे। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड एक्सहेल कर दिया, अब आप कितना अंदर लेके जा सकते हो, या फिर इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इनहेलेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ERV TB प्लस IRV। और द मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, कितना एक पर्सन अपने लंग्स में लेके जा सकता है, इनहेल कितना कर सकता है। उसने एक्सहेल क्या क्या किया, फोर्सिबली एक्सहेल कर दिया, फोर्स एक्सपायरेशन, यानी कि ERV कर दिया, TB कर दिया, दोनों कर दिया। अब इनहेल कितना कर सकता है, TB तो अंदर लेके जाएगा ही जाएगा, RV ऑलरेडी इसके अंदर है, प्लस IRV लेके जाएगा, वही आ गया IRV लेके जाएगा। इसने ये भी तो अमाउंट बाहर निकाला ना, तो ये भी लेके जाएगा, तो ये तीनों अमाउंट आ जाएंगे, तो हमारी बन जाएगी VC। दूसरा क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन सॉरी। सो अगेन वी आर हैविंग अ लंग, फोर्स्ड इनहेल किया है, फोर्स्ड इनहेल किया है, तो फोर्स्ड इनहेल करने में आपके पास IRV आ गई है, तो आप RV ऑलरेडी थी आपके पास, TB हमेशा बाहर निकालते ही निकालते हो, RV आ गई, और आप बाहर क्या निकालोगे, ERV। So this will be your, this will be your
VC, ये आपकी क्या हो जाएगी VC। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? सो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, एक पर्सन फोर्सिबल एक्सहेल करने के बाद कितना इनहेल करे, फोर्सिबल इनहेल करने के बाद कितना एक्सहेल करे, दैट इज VC। दोनों ही केसेस में आपकी आ जाएगी ERV TV प्लस IRV। फोर्सिबली एक्सहेल कर दिया, ERV बाहर आ चुकी है, उसको दोबारा से फिल करना पड़ेगा। और जब आप फोर्सिबली एक्सहेल करोगे तो IRV तो अंदर जाएगी। आप फोर्सिबली एक्सहेल करके देखो, आपको फोर्सिबली इनहेल भी करना पड़ेगा उसके बाद। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व कर दो, RV, ERV, TV एंड IRV, या फिर सीधा बोल दो VC प्लस RV, दैट विल बी TLC। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है स्फेग्मोमाइमोमीटर, राइट, जो एक आपका इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, बीपी मेजर करने के लिए। इसी तरह से हर एक चीज को मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लंग की कैपेसिटी मेजर करने के लिए भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब लंग की कैपेसिटी मेजर करने के लिए जैसे आपके बीपी मीटर है, स्पेक्ट्रोमाइमोमीटर है, मेमोमीटर है ना, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो लंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ना, उससे आप क्या क्या मेजर कर सकते हो, क्या क्या मेजर नहीं करते। अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या, समझो ध्यान से। एक आपके पास एपरेटस है जिसमें आपको डॉक्टर इनहेल या एक्सहेल करने के लिए बोलता है। इनहेल कर रहे हो तो उसमें आ जाएगा कितना आपने इनहेल किया नॉर्मली, वो डॉक्टर आपको बोलेगा कि फोर्सिबली इनहेल करो तो उसमें आ जाएगा फोर्सिबली आपने कितना इनहेल किया। एक्सहेल करोगे तो वो भी आ जाएगा। कौन सी ऐसी कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम है जो उसके अंदर नहीं आएगी। अब लंग के अंदर जो है वो आप बाहर कभी नहीं निकाल सकते, RV, तो RV कैन नॉट बी मेजर थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा हमने क्या बोला, जिसके अंदर भी, जिस भी कैपेसिटी के अंदर RV इंक्लूड है, जैसे कि TLC के अंदर RV हमने देखा, ये मेजर नहीं करोगे। FRC के अंदर आपने RV देखा, तो FRC और TC आप उस इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधा डायग्राम पे आएंगे। बहुत बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि भाई हमारी नोज को कैसे पता ऑक्सीजन लेनी है क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फैक्ट्री है कार्बन डाइऑक्साइड की, बनेगी। तो फैक्ट्री में हमेशा जो बनेगा उसकी अमाउंट ज्यादा होगी। यूज हमारी बॉडी में होती है ऑक्सीजन, और जो चीज जहां यूज होती है वो हमेशा कम रहेगी। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली यूज होती है और CO2 बनती है, तो हमारी बॉडी में हमेशा CO2 ज्यादा रहेगी और ऑक्सीजन कम रहेगी। गैसेस हमेशा डिफ्यूज होती हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बॉडी में कम क्या, ऑक्सीजन, तो इनहेल क्या होगी, ऑक्सीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। बन रही है CO2, बाहर क्या है, कम, तो CO2 हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एक्सहेल होगी। तो ये सिनेरियो रहेगा। यहां पे हमने बनाया हुआ है एल्वियोलाई, ठीक है जी। ये आपका हार्ट और ये आपके बॉडी टिश्यू, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगी मैं यहां पे इस टॉपिक को। देखो समझो, अब इंस्पायर्ड एयर इनहेल कर लिया आपने, एल्वियोलाई में ले लिया, ये हो गया 104 mmHg। बाहर ज्यादा था, अंदर हमने ले लिया, हमारी बॉडी में कम रहता है, ठीक है। उसके बाद बाहर रहता है सिर्फ 0.3 के आसपास, ये चला गया बाहर, ठीक है। तो इनहेलेशन हमने ऑक्सीजन का किया, एक्सहेलेशन हमने CO2 का किया। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, 104, अब ये जो ब्लड आ रहा है इधर, ऑक्सीजन 40, CO2 45, 104 40 ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज करेगी। यहां पे CO2 है 45, यहां पे है 40, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एल्वियोलाई में जाके डिफ्यूज करेगी। ध्यान से समझो, 104 40 एल्वियोलाई से ब्लड में, 45 40 ब्लड से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो गई है। जब यहां पे ब्लड आया तो उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया 95, आते आते 95 हो जाता है। ये रहता है CO2 40, टिश्यू में कितना है 45, ठीक है। तो 45 टिश्यू में कितना है 45 और ब्लड में 95 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 40, ऑक्सीजन है 40, 95 ज्यादा कि 40 ज्यादा, 95, तो ये टिश्यूज में चला जाएगा और ऑक्सीजन चला गया टिश्यू में। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड 45 और यहाँ पे है 40, तो ये डिफ्यूज आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से सर्कुलेशन जो है ये चलता रहता है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन गैसेस जो है वो मूव करती रहती है। एनी कंफ्यूजन?
ये मेम्ब्रेन है, देखो मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की बहुत थिन है, यही कारण है कि जल्दी डिफ्यूजन हो जाए। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या अपने एल्वियोलाई को डैमेज कर लेते हैं या यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो जो आपकी एल्वियोलाई है उसकी वॉल थिक हो जाएगी, डिफ्यूजन मुश्किल हो जाएगा। ज्यादातर ये होता है एम्फाइसीमा के केसेस में। क्लियर? तो इस पैराग्राफ में सारा वही लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन हमेशा टिश्यू की तरफ चलेगी, कंडीशन सारी फेवर वही कर रही हैं। CO2 हमेशा एल्वियोलाई की तरफ जाएगी, कंडीशन सारी फेवर हमें वही कर रही है। पार्शियल प्रेशर वही फेवर कर रहा है, टेम्परेचर वही फेवर कर रहा है, पीएच वही फेवर कर रही है, राइट। दूसरी बात अब ध्यान रखेंगे, CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हाइयर रहती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। CO2 का बाहर निकलना बॉडी से ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का अंदर आना। बॉडी में CO2 हम ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरह से हो रहा है वो देखेंगे हम यहाँ पे। ब्लड जो है मीडियम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन की बात करूं 97% वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके चली जाएगी, बाकी बची हुई 3% वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके। CO2 की हम बात करें सिर्फ 20 to 25% ही वो आरबीसी के साथ यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जाती है, बची कुछ 70% ज्यादा अमाउंट है प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे, उसके थ्रू वो बाहर जाएगी। 7% जो बचा है CO2 का वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा सिर्फ। वहां पे सिर्फ 3% है, यहाँ पे 7% है। 20 to 25% ज्यादा डिसॉल्व है CO2 एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होना कैसे वो देखेंगे हम जरा। हीमोग्लोबिन के साथ देखो 97% तो हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड करके ही जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड तभी होगी जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा। जब CO2 का लेवल ज्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती है। बेटा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो कि शो कर रहा है आपका सैचुरेशन लेवल, एंड दिस इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो रहा है ध्यान से समझो। ऑक्सीजन बढ़ रही है तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आप और बढ़ाते जाओ तो जरूरी नहीं है एसोसिएशन हीमोग्लोबिन के साथ बढ़ेगा। एक टाइम आएगा जिसपे सैचुरेशन लेवल आ जाएगा, इसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टूटेगा, डिसोसिएट करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम में लिख के हम जरूर आएंगे। द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। कब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो रही है हीमोग्लोबिन से? एट इट्स सैचुरेशन लेवल। So, what are the factors here? Useful in studying the effects of factors like PCO2, partial pressure of carbon dioxide, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना बाइंड करेगा उसको देखेगा। एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमेशा ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा कम रहेगा, H आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहेंगी, टेम्परेचर रहेगा लो, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम रहता है क्योंकि यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां बन रही है तो हाई रहेगा, H आयंस वहां बनते रहते हैं क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस बनने हैं वहां पे, H आयंस बन जाएंगे वहां पे। टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है क्योंकि वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है तो हीट एनर्जी रिलीज होनी है। तो ये सारी कंडीशन फेवर करती हैं ऑक्सीजन भाई टूट जा हीमोग्लोबिन से। डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन वहां से डिसोसिएट हो जाएगी ताकि वो वहां पे रह जाए और हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करके वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाए। दूसरा बोल रहा है एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हर 100 ml के साथ यदि इतना ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट हुआ है उसमें सिर्फ 5 ml रहेगा ऑक्सीजन का। हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, वो सिर्फ रहती है 4 ml। 5 ml ऑक्सीजन, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन आता है 1 मार्क में इससे, आपकी एग्जाम्पलर बुक में भी दिया होगा। नेक्स्ट है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। वहां पे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा तो वो बनाएगा कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्योंकि देखो समझो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, हीम प्लस प्रोटीन, प्रोटीन पार्ट जो है अब उसके अंदर देखो प्रोटीन बने हुए अमीनो एसिड से, तो अमीनो ग्रुप के साथ ऐड हुआ है यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कार्बे अमाइनो हीमोग्लोबिन।
अब बेसिकली देखो 70% तो प्लाज्मा ने ही कर दिया ना डिजोल्व फॉर्म में, तो CO2 पानी के साथ घुलती है। आरबीसी में एक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उससे बना H2CO3, फिर उसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने काम किया और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बन गए। अब देखो बेटा जहां पे CO2 ज्यादा है वहां पे बन रहे हैं H आयंस, हाइयर द H आयंस मोर प्रोक्सिमिटी विद द हीमोग्लोबिन, राइट। कुछ तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चली गई, बच्चा को जो 20 to 25% था, क्योंकि एच आयंस यहाँ पे ज्यादा हो गई हैं, टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड आराम से कर सकती है, राइट। और ये मैंने आपको बता ही दिया है 4 ml। सो ध्यान से समझो, 70% इस तरह से रन करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, 20 to 25% कैसे करेगी, 20 to 25% हमारी हीमोग्लोबिन के साथ करेगी, बच्चा को जो 7% प्लाज्मा में अपने आप डिसॉल्व होकर दौड़ जाएगा। अब रेस्पिरेशन को भाई रेगुलेट कैसे करें, पोन्स और मेडुला प्रेजेंट है ब्रेन के अंदर, वही आपके रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम। आप अपने रेस्पिरेशन रेट को ज्यादा हो जाए तो कम कर सकते हो, कम हो जाए तो ज्यादा कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, आपकी बॉडी खुद कर लेती है, आपका मेडुला और पोन्स कर लेता है। तो आपके पास दो रीजन है यहाँ पे, एक है मेडुला जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, यही रिस्पॉन्सिबल है रेगुलेशन के लिए। दूसरा है पोन्स जो कि ब्रेन में ही प्रेजेंट है, इसको बोलोगे न्यूमोटेक्सिक सेंटर, राइट। न्यूरल सिग्नल आते हैं जो इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन को आप कंट्रोल करते हो, कीमोसेंसिटिव एरिया वहां प्रेजेंट है। जैसे ही बॉडी में CO2 ज्यादा होगी, रेस्पिरेशन आपका रेट बढ़ जाएगा ताकि CO2 आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। इंक्रीज जब ये सब्सटेंसेस हो जाते हैं, इसे एक्टिवेट हो जाते हैं आपके सेंटर, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर। देखो रिदम सेंटर को सिग्नल पहुंचेगा, रिदम सेंटर आपका कौन सा है, मेडुला। तो प्राइम ऑर्गन तो आपका यही है, प्राइमरी फंक्शन तो इसी ने निभाना है। पोन्स भी हेल्प करता है मेडुला को, बट मेन फंक्शन मेडुला को करना है कि कीमोरिसेप्टर वहीं पे जाके एक्टिवेट होते हैं, वहीं पे जाके काम करेगा। तो जैसे ही CO2 H आयंस एक्स्ट्रा हो गए, ज्यादा हो गए, तो रेस्पिरेटरी जो रिएक्शन है आपकी बढ़ जाएंगी, रेट बढ़ जाएगा, जिससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन का रोल क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है जब भी आपकी बॉडी में CO2 बढ़ती है, क्योंकि CO2 इज द हार्मफुल प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज नॉट। ऑक्सीजन जितनी ज्यादा बढ़ जाए बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CO2 बढ़ेगी तो उसको बाहर निकालना जरूरी है। तो जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ता है तभी ये रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन बढ़ जाए देयर इज नो रेगुलेशन ओवरऑल। नेक्स्ट इज डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट चैप्टर हमने डिसाइड किया फोटोसिंथेसिस, उसके बाद क्या पढ़ना फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दो, ये चैप्टर खत्म होने वाला है आपका। सबसे पहले पढ़ेंगे एस्थमा। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा चेस्ट से आवाज आ रही होती है, विजिंग साउंड आ रही होती है। क्यों ऐसा होता है कि ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स इन्फ्लेमेट यानी कि सूजन खा चुकी हैं। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। एल्वियोलर वॉल डैमेज है, देखो बेटा ध्यान से, एस्थमा में एल्वियोलर वॉल डैमेज नहीं होती, एम्फाइसीमा में आपकी एल्वियोलर वॉल डैमेज है यहाँ पे, जिससे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। वन मेजर कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। उसके बाद है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन मतलब कामकाज, आप एक ऐसी जगह पे काम करते हो जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो रहा है। दैट कैन बी अ स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्रीज में जब काम करते हैं, जहाँ पे पत्थर तोड़ने का काम किया जाता है या पत्थर घिसने का काम किया जाता है, तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसमें आप काम करते हैं और उसकी वजह से फाइबर इंडस्ट्री वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप उस कंपनी की या उस इंडस्ट्री की जो प्रिकॉशंस है, लाइक प्रोटेक्टिव मास्क लगाना, इस तरह की जो प्रिकॉशंस है आप वो यूज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट breathing and exchange of gases chapter, right? Is there any confusion or doubt? Please tell. Students, you need to mark your attendance again. जो बच्चे अभी हैं क्लास में लाइव, write your name. Okay, Ashish, you are having no doubt. Yes, I know you are with the name AK Technical Point.
Sonal, can we start photosynthesis? So next is photosynthesis. फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर एज सच तो ये लॉन्ग चैप्टर है, बट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। थोड़ा स्पीड में ही चलेंगे ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए टाइमली। नोट से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। इस चैप्टर के अंदर देखो जो आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, ऐसा वो नहीं आते हैं एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करेंगे हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स से। बाकी जो पहले वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अपने आप खुद से देख लेना कि वो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपको बताया हुआ था कि कैसे CO2 जरूरी है, लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट से जो पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं वो आप देख लेना, राइट। फोटोसिंथेसिस है क्या? इट्स अ प्रोसेस जिससे लाइट की वजह से प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। फोटोसिंथेसिस जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मेन सोर्स है अर्थ पे खाने के लिए और ऑक्सीजन के लिए भी। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए आपको अच्छे से पता है। वन वर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट जो है वो 10%, देखो ओनली 10% ड्राई मैटर प्रोड्यूस किया लैंड प्लांट्स ने, while 90% इज फॉर्म्ड बाय ओशियंस। लेकिन प्रेजेंट एस्टिमेट, ये पहले का था फॉर्मर एस्टिमेट, अभी क्या बता रहा है कि 68% लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्वेटिक प्लांट्स। एक पूरा बड़ा एरिया अर्थ पे वाटर ने कंज्यूम किया हुआ, फिर भी 68% जो प्रोडक्शन है दैट इज ड्यू टू लैंड प्लांट्स, राइट। नेक्स्ट, ओके, लाइट रिएक्शन से कराना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ के चले जाना खुद से। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन हमने पढ़नी है। लाइट रिएक्शन के अंदर एक प्लांट ATP NADPH यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स को बनाएगा। डार्क रिएक्शन के अंदर उन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज करके वो CO2 का रिडक्शन करके ग्लूकोज बनाता है। सो वी आर डायरेक्टली कमिंग टू द लाइट रिएक्शन। फोटो सिस्टम पता है सबको, रिएक्शन सेंटर प्लस सिस्टम जो है आपके, ये दो डिफरेंस जरूर करके जाना। एक तो फोटो सिस्टम 1 और 2 के बीच में, और दूसरा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के बीच में, और तीसरा एक और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में। ये 3 क्वेश्चन हमें छोड़ के नहीं जाने हैं। चलो, अब हमारे पास लाइट रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के अंदर आप दो चीजें पढ़ोगे, एक होती है साइक्लिक रिएक्शन, एक होती है नॉन साइक्लिक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फॉस्फोराइलेशन भी बोलेंगे क्योंकि फॉस्फेट मॉलिक्यूल यानी कि NADPH और आपका ATP ये दोनों आपको मिलेगा। लाइट रिएक्शन दो तरह से हो सकती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में एक फोटो सिस्टम यूज होगा, नॉन साइक्लिक में 2 फोटो सिस्टम यूज होंगे यहां पे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो है दो तरह से हो सकती है, एक रहेगा आपका साइक्लिक, दूसरा रहता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम यूज करोगे, फोटो सिस्टम 1 जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा,
क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर है, सेंटर में रहेगा। लाइट फोटोन्स इसने एब्जॉर्ब किए, क्लोरोफिल ए को दे दिए। साथ में असेसरी, आसपास असेसरी मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली किसको दे देना है इसने, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को दे देना है। क्लियर? साइक्लिक रिएक्शन। सो क्लोरोफिल ए को जैसे ही फोटॉन्स मिलेंगे मेम्ब्रेन पे, आउटर मेम्ब्रेन पे, साइक्लिक स्ट्रोमा लैमेले में होती है, इतना ध्यान रखना। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मॉलिक्यूल मिल गया इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन यहां पे मिल गए हैं इसको। उसके बाद चलती है ईटीसी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाते हैं क्लोरोफिल ए को। यहां पे बन गया आपका एटीपी मॉलिक्यूल। तो साइक्लिक के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां से चला वहीं पे वापस आ गया, इसीलिए हमने इसको बोला साइक्लिक रिएक्शन, राइट। यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, नॉन साइक्लिक में रहेगी, अभी पढ़ेंगे। सिर्फ एटीपी बनता है यहां पे, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें PS1 और PS2 दोनों यूज होंगे। सबसे पहले यूज होता है PS2 जो कि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैप्चर करेगा। सन से रेज आई, इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंच गया, ईटीसी चली। केमियोस्मोटिक थ्योरी में कौन कौन से मॉलिक्यूल है वो भी पढ़ेंगे। यहां पे एटीपी प्रोडक्शन हो गया, एटीपी डिटेल में नोट्स में से देख लेना। उसके बाद PS1 बैठा होगा, इलेक्ट्रॉन PS1 के पास मिल गया, इलेक्ट्रॉन फिर जंप हुआ, फिर से यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिल गया। यहां पे NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है तो बनाता है NADPH+H आयंस, NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से। ETC फिर से यहां पे चलती है। यहां पे दो फोटो सिस्टम यूज होंगे, दोबारा से इलेक्ट्रॉन वापस सिस्टम में नहीं आया, यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तभी ये प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगा। अदरवाइज क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है रप्चर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या देखा, साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है, नॉन साइक्लिक में एटीपी NADPH दोनों बनेंगे। यहां पे PS1 PS2 दोनों है, और ऐसा सिर्फ ग्रेना में यानी कि थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ही अवेलेबल है, तो वहीं पर नॉन साइक्लिक होंगे। साइक्लिक स्ट्रोमा लैमेले में, स्ट्रोमा लैमेले में नॉन साइक्लिक रिएक्शन नहीं हो सकती है। क्लियर? ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट केमियोस्मोटिक थ्योरी है, उससे साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्लस कौन सी चीज कहां हो रही है, कौन सी रिएक्शन कहां होती है वो क्लियर हो जाता है। तो हम इसी से करते हैं इसको, राइट। देखो ध्यान से समझो, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। लाइट रिएक्शन मेम्ब्रेन्स में होती है, और मेम्ब्रेन्स का क्या है, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड यानी कि ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेले जो उसको कनेक्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन उसके केमिकल में होगी, यानी कि जो आपका बाहर का जो एरिया है स्ट्रोमा जो है उसके अंदर होगी, राइट। तो ये एक मेम्ब्रेन है, एक थाइलाकोइड है, इसके अंदर ये रिएक्शन होने वाली है। किस तरह से रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं एक बार हम। थाइलाकोइड की जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, यहां पे PS2 है, यहीं पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। कौन सी रिएक्शन कहां होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएंगे कि एक्सप्लेन दिस रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन, उसके पार्ट्स बन के ही आते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके। तो वाटर स्प्लिटिंग विल अकर एट इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड ओनली। PS2 भी इनर मेम्ब्रेन पे है। PS2 ने यानी कि जो 680 नैनोमीटर वाला है उसने PQ को इलेक्ट्रॉन दिए। क्वेश्चन आ जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम बताओ, PQ। ये ETC चला रहा है यहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन है ना। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS2 इज PQ, प्लास्टोक्विनोन। H आयन से स्ट्रोमा से लेता है, खुद रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम के से कहा गया प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन, ये ETC चल गई पूरी। प्लास्टोसाइनिन से गया PS1 यानी कि फोटोसिस्टम 700 के पास। फोटोसिस्टम 700 के लिए फेरेडॉक्सिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये बात याद रखना। उसने दिया FNR को, और स्ट्रोमा के अंदर होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा की तरफ, और NADPH भी स्ट्रोमा में ही रिलीज होगा। क्लियर? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को जरा मैं देखूं, एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूटे, इलेक्ट्रॉन एक आ गया, दो आ गए, हाइड्रोजन आयंस आ गए और हाफ ऑक्सीजन
एटम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दो टूटेंगे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा। H आयंस ल्यूमन में, देखो इधर है स्ट्रोमा, थायराइड के अंदर हम इसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे देखो CF1 और CF0 पार्टिकल बैठा हुआ है। हाइड्रोजन आयन इससे बाइंड करेगा, ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के बाद CF1 की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है जो एटीपी प्रोडक्शन करता है। तो जितनी बार H आयन बाहर निकलेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट बन गया ना बेटा, यहाँ पे H आयन बन रहे हैं, यहाँ पे यूज हो रहे हैं। एक तो यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ पे यूज हुआ H आयन। तो स्ट्रोमा में H आयंस यूज हो रहे हैं और ल्यूमन में बन रहे हैं। ग्रेडियंट बन गया हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। आयंस को बाहर आना होगा, जैसे ही आयंस बाहर आएंगे यहाँ पे बनेगा एटीपी। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन दैट इज लाइट रिएक्शन। अब जो ये एटीपी है, इनसे ही हम डार्क रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में साइकिल्स पे सीधा जाएंगे। पहली साइकिल जो है C3 साइकिल है। C3 से ही हमेशा ग्लूकोज बनता है। मेल्विन केल्विन या केल्विन साइकिल, C3 साइकिल हम इसको बोलेंगे। मेल्विन केल्विन ने ये साइकिल हमें दी, ठीक है। C3 क्यों बोला? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट केल्विन ने जो देखा था, पाथवे ट्रेस किया था एक्चुअली, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो हमारा 3 कार्बन वाला था। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो चैनल पे इसकी अलग से भी वीडियो है फोटोसिंथेसिस चैप्टर की। यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे, कोई टॉपिक आपका रह जाता है तो उसको आप देख सकते हो, वहां से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है ना बेटा, दैट इज PGA, राइट। और ये 3 कार्बन वाला है। तो मेल्विन देखो कार्बन डाइऑक्साइड से ही रिड्यूस होके आपको ग्लूकोज मिला, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कोई कंपाउंड जुड़ा और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट उसने 3 कार्बन वाला बनाया, ये मेल्विन को पता था। तो मेल्विन ने सोचा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो 1 कार्बन है, तो वो जरूर 2 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ जुड़ा होगा। बट ये हाइपोथेसिस वाज टोटली रॉन्ग, इट वाज टोटली रॉन्ग। एक्चुअल क्या था, 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं केल्विन को, राइट। तो 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल, टोटल कार्बन हो गए यहाँ पे 6 कार्बन। 1 कार्बन CO2 के पास है, सो इट मस्ट बी बाइंड विद 5 कार्बन कंपाउंड, एंड दैट 5 कार्बन कंपाउंड इज RUBP इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है पूरे बायोस्फीयर के अंदर। उसके बाद मेल्विन ने पूरी साइकिल दी, ट्रेस करता चला गया कार्बन डाइऑक्साइड से लेके ग्लूकोज तक का रास्ता। 3 स्टेप्स इसके अंदर हैं। नंबर 1 इज कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के अंदर रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है, कार्बोक्सिलेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़े तो कार्बोक्सिलेशन, जब रिमूव हो तो डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, यहाँ पे PGA के मॉलिक्यूल बने। 3PGA इसलिए बोला क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। उसके बाद होता है रिडक्शन, क्योंकि एनर्जी देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, एनर्जी यूज हो रही है। वहां से आपको ट्राइओस फॉस्फेट मिल जाता है, रिडक्शन हो गया। अब जो RUBP है ना, ये प्लांट बाहर से नहीं लेता, खुद ही बनाता है, खुद ही यूज करता है। अब ये ट्राइओस फॉस्फेट है, क्योंकि इसमें देखो सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड आपने मॉलिक्यूल यूज किया तो एक ही कार्बन बाहर निकलेगा ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, तो ये 6 बार साइकिल चलेगी, राइट। अभी 5 कार्बन तो वापस आ गए घूम के रुबिस्को बनाने के लिए, राइट। RUBP बनाने के लिए, नॉट रुबिस्को बनाने के लिए। रुबिस्को इज द एंजाइम, RUBP इज द केमिकल जो कि बाइंड करेगा इसके साथ। समझो ध्यान से, 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट, 6 कार्बन है। रिडक्शन के बाद 1 कार्बन तो ग्लूकोज बनाने के लिए निकल गया और 5 कार्बन वापस से साइकिल के अंदर, ताकि वो RUBP को रीजनरेट कर सके। सो 3 स्टेप्स आर देयर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, राइट। सो 1 ATP इज यूजिंग हियर और 1 ATP आपका यहां यूज होता है। तो एक साइकिल के अंदर आपके 2 ATP और 1 NADPH यूज होगा। 6 टाइम साइकिल चलेगी। एक साइकिल के अंदर 2 ATP यूज हुए हैं और 1 NADPH यूज हुआ है। 6 साइकिल चलने वाली हैं, तो आपके 6 2 जा 12 यहां पे आ गए, ठीक है। और 6 NADPH, इसको कैसे हम बताएंगे? देखो
6CO2 एक ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। अब यहां पे साइकिल में आपको देखो एक एटीपी दिया हुआ है, ये 2 एटीपी कर लेना, और एक रीजनरेशन में 2 + 1 हो जाएंगे 3 एटीपी। अब 3 एटीपी को 6 साइकिल से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। और NADPH है आपके यहां पे, एक यहां पे है एक ऊपर, यानी कि 6, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आ गए 12। 6CO2 के साथ आपका एक ग्लूकोज 18 एटीपी 18 एडीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 12 NADPH 12 NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये पूरा एक ग्लूकोज का बताया हुआ है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। ये थ्योरी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर इट इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल कंपाउंड, यहां पे मिल गया है हमें, CO2 यूज हुआ है कार्बोक्सिलेशन RUBP का करने के लिए। ये रिएक्शन जो है कैटेलाइज हुई है रुबिस्को एंजाइम से। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। रिडक्शन में क्या हुआ, दीज रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल ATP के यूज हुए हैं, 2 ATP देखो यहां पे यूज हो गए हैं, ठीक है, एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADP। तो 6 टू 12 ये आ गया, 6 टू 12 ये आ गया। 1 ATP हमारा यहाँ पे रीजनरेशन में यूज हुआ, तो 2 रिडक्शन में 1 रीजनरेशन में, और 2 NADPH सिर्फ। ये हो गए 3, ये हो गए 2, एक साइकिल के लिए 6 साइकिल चलेंगी, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 के साथ, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। कोई कंफ्यूजन? ये हो गई C3 साइकिल। उसके बाद रहती है C4 साइकिल। देखो, इससे पहले आपको C2 साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। C2 साइकिल क्या है? ये फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो भी काम फोटोसिंथेसिस ने किया, लाइट रिएक्शन ने किया, वो सारा अनडन कर देगा फोटो रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन बाइंड करेगी RUBP के साथ और CO2 रिलीज करेगी। रुबिस्को जो एंजाइम है वो CO2 प्लस CO2 के साथ भी बाइंड करा सकता है RUBP को, और O2 के साथ भी बाइंड करा सकता है। यहाँ पे RUBP का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, वहां पे ऑक्सीजनेशन होगा, और जब ऑक्सीजनेशन होगा तो ATP तो खर्च होंगे, लेकिन आपको कोई ग्लूकोज वहां पे नहीं मिलेगा। दैट इज टोटल वेस्टेज। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो फोटो रेस्पिरेशन को नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारे एरियाज में जो एरिड रीजन्स नहीं है, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनका जितना भी फोटोसिंथेसिस से जितनी भी एनर्जी बनाई है, उसका 1/4 फोटो रेस्पिरेशन से बर्बाद हो जाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट रिएक्शन से जितने भी ATP के NADPH के मॉलिक्यूल बने, उसका 1/4 यानी कि 25% फोटो रेस्पिरेशन होके बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो एरिड रीजन्स में प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे मेज है और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो फोटो रेस्पिरेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। पानी की अवेलेबिलिटी कम है, लाइट रिएक्शन होने के लिए पानी चाहिए, वाटर का स्प्लिट होना बहुत जरूरी है, नॉन साइक्लिक ही होती है हायर प्लांट्स में, और ये सारे हायर प्लांट्स हैं, राइट। सो वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी एनाटॉमी के अंदर ऐसा चेंज लेके आए जिसकी वजह से वो C2 साइकिल अपनी बॉडी के अंदर नहीं होने देंगे। C3 साइकिल को करने के लिए उन्होंने रास्ता बदला C4 साइकिल के थ्रू, राइट। सो ये C4 साइकिल, जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, उसके अंदर दिखाई देगी आपको क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी मॉडिफिकेशन है। इसमें फोटोसिंथेसिस में 2 तरह के सेल्स इन्वॉल्व हैं, मेसोफिल एंड बंडल शीथ। अदरवाइज C3 में सिर्फ मेसोफिल सेल्स इन्वॉल्व हैं, उसमें ही क्लोरोप्लास्ट होगा प्रॉपर, उसी में फोटोसिंथेसिस होगी, यानी कि C3 साइकिल होगी। मेसोफिल सेल्स में कुछ चेंजेस आए। मेसोफिल सेल्स में यहां पर रुबिस्को एंजाइम आपको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं सकती है। और जहां पे ऑक्सीजनेशन हो सकती है वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि बंडल शीथ सेल्स में रुबिस्को है, बट वहां पे ऑक्सीजन नहीं पास हो सकती। जो आपके बंडल शीथ सेल्स हैं, उसके बंडल शीथ सेल्स हैं क्या, पहले तो ये समझो, जाइलम फ्लोएम जो है आपके, उसके आसपास सेल्स हैं जो एयर को पास नहीं होने देते। जो अंदर एयर बन गई, और अंदर एयर CO2 ही बनती है, तो बंडल शीथ सेल्स में हमेशा CO2 ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी। रुबिस्को अपना काम एज एन ऑक्सीजनेशन एंजाइम तभी कर सकता है जब ऑक्सीजन ज्यादा रहे, बट बंडल शीथ सेल्स में क्या ज्यादा है, CO2, और वहां पे रुबिस्को भी प्रेजेंट है, तो वो RUBP को बाइंड करा सकता है CO2 के साथ। मेसोफिल सेल्स में जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो सकती है, बट वहां पे रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे C3 साइकिल रन नहीं करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पाथ बदला गया है C3 साइकिल को करने का, ताकि C2 साइकिल ना हो, C2 को हम अवॉइड करें। कैसे?
मेसोफिल सेल्स बेटा ये है, ये बंडल शीथ सेल्स है। मेसोफिल सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची, अब वहां पे आरयूबीपी के साथ बाइंड होना चाहिए था देखा जाए तो, बट वहां पे आरयूबीपी की जगह क्या है, पीईपी, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ये दोनों बाइंड यानी कि कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ऐड होगी तो कार्बोक्सिलेशन, ये दोनों कार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, फिक्सेशन कैसे होगा, थ्रू पेप्केज एंजाइम। तो बंडल शीथ सेल्स में प्रेजेंट है रुबिस्को, तो यहां प्रेजेंट है पेप्केज एंजाइम। ये प्रोसेस पेप्केज एंजाइम की वजह से हो रही है। वेट अ मिनट, सो बॉडी फ्लूइड्स बेटा बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं। Sonal, we need to do these reactions also, ना? Yes or no? Write in chat box. डार्क रिएक्शन की रिएक्शंस हमें पढ़नी है ना? Write yes or no. Do we need to do these reactions? C4 and C2. Only then I will proceed. Otherwise, we are going to body fluids. समझो फटाफट। मेसोफिल सेल्स जो है उसके अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनेट आयंस की फॉर्म में है बेसिकली, ये पीपी के साथ जुड़ा, फिक्सेशन हुआ सी, और ये भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 3 + 1 4 कार्बन का आपको एसिड मिल जाएगा, मैलिक एसिड इसको बोलते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होगा बंडल शीथ सेल्स में। अभी C4 एसिड है, इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है तो कार्बोक्सिलेशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है तो डीकार्बोक्सिलेशन। ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, आपको C3 एसिड मिल गया यहाँ पे। ये C3 एसिड दोबारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ताकि पेप बन सके। ये 3 कार्बन का ही था, यहाँ देख सकते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज रीजनरेशन। अब जो एक कार्बन रिलीज हुआ है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन वही केल्विन साइकिल के थ्रू होने वाला है, यानी कि ग्लूकोज आपका वैसे ही बनने वाला है। सोनल प्लीज टेल, वी नीड टू कंटिन्यू दिस चैप्टर और नॉट? हरी अप। Right? Next is C2. C3 C4 में डिफरेंस देख लेना एक बार। इंपॉर्टेंस क्या है C4 की ये देख लेंगे। ये है आपका C2 साइकिल। C2 साइकिल में 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। राइट? सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है देखो, नॉर्मली तो आरयूबीपी को ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ना चाहिए था, C3 साइकिल करनी चाहिए थी, बट आरयूबीपी ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। रुबिस्को एज अ ऑक्सीजनेज एंजाइम बिहेव करेगा रादर देन कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। इसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स कंटिन्यू करते हैं। राइट? अब देख लो ध्यान से, शुरू कर ही दिया है हमने। आरयूबीपी और ऑक्सीजन दोनों मिलकर 2 कंपाउंड्स में टूटते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट और पीजीए। फॉस्फोग्लाइकोलेट से शुरू करेंगे, पीजीए तो चलो काम आ जाएगा बाद में। फॉस्फोग्लाइकोलेट्स में से फॉस्फेट रिमूव हो गया, आपके पास मिल गया ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट के साथ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम है ना, ऑक्सीजन के साथ जोड़ेगा, वो ग्लाइसिन बनाएगा। ग्लाइसिन कैसे बनेगा? जब ग्लाइऑक्सिलेट और ग्लूटामेट मिलेंगे। ग्लाइसिन पास हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइसिन, यहां से आपके 3 प्रोडक्ट्स निकले, NH3, CO2 और सीरीन। सीरीन वापस में चला जाता है प्रोक्सिसोम के अंदर, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट की हेल्प से ग्लिसरेट बना लेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। यहां पे कभी कहीं भी आपको ग्लूकोज की फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, इवन रिलीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट को चाहिए। सो सारा काम यहां पे अनडन हो जाता है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो है आपकी बॉडी में 2 तरह के रहेंगे, ब्लड और लिम्फ।
ब्लड और लिम्फ में, आशीष वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम लिम्फ। ओके, समझ लो बस, ब्लड और लिम्फ दो तरह के आपके पास फ्लूइड रहते हैं बॉडी में। ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस यही है कि ब्लड में आरबीसी भी है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होती। ब्लड कैपिलरी से कुछ कंपोनेंट्स ब्लड के बाहर निकल जाते हैं टिश्यू में, जिसको हमने लिम्फ या फिर टिश्यू फ्लूइड बोला है। ये ज्यादातर इम्यूनिटी के लिए होता है। ब्लड टॉपिक वी नीड नॉट टू डू दिस। लिम्फ से सीधा स्टार्ट करते हैं। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू में जो ब्लड आ जाए, फ्लूइड आ जाए, वो टिश्यू फ्लूइड, राइट। तो इसको हमने टिश्यू फ्लूइड बोलना स्टार्ट कर दिया। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या इसको टिश्यू फ्लूइड बोल देंगे। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ब्लड के प्लाज्मा में था, यहां पर भी सेम रहने वाला है। एक एलेबोरेट नेटवर्क है वेसल्स का, लिम्फेटिक वेसल्स का, लिम्फ नोड्स का, लिम्फेटिक सिस्टम का आपकी बॉडी में रहता है, जिसमें ये लिम्फ जो है दौड़ता रहेगा। ये लिम्फ बेसिकली आपको इम्यून सिस्टम को काम करने के लिए है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए है, राइट। दूसरी बात ध्यान रखना, फैट जो है वो कभी भी ब्लड में नहीं जाएगा, वो आपका जाएगा लिम्फ में, ठीक है। विलाई के पास लैक्टियल्स होती हैं। डाइजेशन चैप्टर जो है आपका अनफॉर्चुनेटली डिलीटेड है, अदरवाइज हम इसको वहां पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे आशीष दो तरह के होंगे, एक रहता है क्लोज्ड और एक रहता है ओपन। ओपन के अंदर फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट। हार्ट से कोई भी वेन, कैपिलरीज, आर्टरीज कनेक्टेड नहीं है। हार्ट ने ब्लड पंप किया बाहर की तरफ, ओपन स्पेस है, साइनस है, देयर इज नो कैपिलरी, नो वेसल, सीधा ब्लड पंप बाहर हो रहा है। तो ब्लड पंप जो बाहर हो गया, कोई कैपिलरी नहीं है, तो हम बोलेंगे ओपन। बट हमारी बॉडी को देखें, अओर्टा है, वेन्स है, वेना कावा है, फिर कैपिलरीज है, इस तरह का एक एलाबोरेट नेटवर्क जब भी दिखाई दे तो वो क्लोज्ड सिस्टम को दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि हार्ट की, क्योंकि सर्कुलेशन, देखो फ्लूइड आपने पढ़ लिए, सर्कुलेशन की हम जब भी बात करते हैं तो सर्कुलेशन हमेशा यहां पे हार्ट की वजह से हो रहा है। हार्ट जो है दैट कैन बी 2 चैम्बर, दैट कैन बी 3 चैम्बर, दैट कैन बी 4 चैम्बर। 2 चैम्बर्ड हार्ट आपको पाइसेस में मिलेगा, 3 चैम्बर्ड आपको एम्फीबिया और रेप्टाइल्स अदर देन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड मिलता है, और हमारी बॉडी के अंदर एम्फीबियंस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर आपको 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखाई देगा। सो दिस पैराग्राफ इंक्लूड दिस ओनली। उसके बाद है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट की हम बात करें, हार्ट बेटा मीजोडर्मल है। क्या है बेटा ये? मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म लेयर से ये बना हुआ है। हार्ट का साइज हमारी बंद मुट्ठी के आकार का, इस तरफ इतना सा हमारा हार्ट होता है। हार्ट की मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम, जिसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट है जो हार्ट को शॉक से बचाएगा, राइट। हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स थोड़े स्मॉल हैं, जिसको हम बोलेंगे आर्टरिया। देन लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। इनकी लेयर, इनकी वॉल जो है थिक रहती है एज कंपेयर टू दैट। इसका डायग्राम बनाएंगे सीधा हम। चलो, हार्ट जो है कुछ इस तरह से, डायग्राम ड्रॉ करना आ जाए तो कुछ इस तरह से बनाओगे आप। एक इस तरह से पी बना लो, उसके बाद टिल्ट कर दो थोड़ा लेफ्ट साइड पे, राइट। हार्ट के 4 चैम्बर्स यहां बन चुके हैं। यहां पे हमें नॉच दिखानी है, क्योंकि जब हमारा एम्ब्रियोनिक हार्ट होगा तो यहां पे पूरा ओपन स्पेस होता है। लेफ्ट आर्टरियम का राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम का लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जा सकता है। तो ये बाद में भी थोड़ी सी नॉच जो है प्रेजेंट हो सकती है। ये मैं वॉल बना रही हूं आर्टरियम की, ठीक है। वेंट्रिकल में कुछ इस तरह से आपको पेपिलरी मसल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि वेंट्रिकल फिल होगा तो ये ओपन ऐसे ओपन हो जाता है। और ये यहाँ पे मसल्स जो जुड़ी हुई हैं कॉर्ने टेंडेने से, इसको बोलेंगे कॉर्ने टेंडेने। दिस इज कॉर्ने टेंडेने एंड दीज आर पेपिलरी मसल्स। जब ब्लड फिल हो जाएगा वेंट्रिकल में तो ये खुलेंगे और ये वॉल हो जाएंगी बंद। पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा तो ये वॉल पूरी बंद हो जाती है। ये 4 चैम्बर्स हैं, ध्यान से समझेंगे। कोरोनरी साइनस यहां पे प्रेजेंट होती है, जिसमें हार्ट का खुद का ब्लड इसमें आ जाएगा। मार्क नहीं कर रही मैं यहां पे, क्योंकि ज्यादा होच पोच हो जाएगी फिर यहां पे। अब देखो,
ये मेरा राइट हैंड है बट यहाँ पे लेफ्ट पार्ट बनेगा और ये हमारा राइट पार्ट बनेगा, इसको याद रखना। राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड आएगा बॉडी टिश्यूज से, ऊपर की साइड सुपीरियर वेना कावा, नीचे की साइड इंफीरियर वेना कावा। ये ट्यूब नीचे की साइड ओपन करती है राइट आर्टरियम के अंदर, राइट। उसके बाद देखो यहां से बॉडी टिश्यूज में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से सीधा हमारा लंग्स में जाएगा, इट विल गोज टू द लंग्स। लंग्स में जा रहा है तो हम बोलेंगे पल्मनरी, वर्ड यूज करेंगे यहां पे पल्मनरी। वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन पल्मनरी के केस में उल्टा हो जाएगा। दिस इज नोन एज पल्मनरी आर्टरी। क्लियर? लंग्स में ब्लड गया, लंग्स से सीधा आता है लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, 4 होल्स यहां पे मार्क करेंगे, ये हमारे हॉल हैं पल्मनरी वेन के, क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो मैंने वर्ड यहां पे यूज किया पल्मनरी वेन। उसके बाद आएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल में से जाएगा ऑर्टा के थ्रू बॉडी टिश्यूज में। कुछ इस तरह से ये हम मार्क कर सकते हैं, ये हमारी ऑर्टा हो गई, राइट। अब ध्यान से समझेंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यहां वॉल्व होंगी, यानी कि एबी वॉल्व हम बोल सकते हैं आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो है यहां से ब्लड जाए या यहां से ब्लड जाए, इनमें भी वॉल्व प्रेजेंट है दोनों ट्यूब्स में, सेमी ल्यूनर वॉल्व, दिस आर नोन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। मैकेनिज्म समझ लो ध्यान से। ब्लड आर्टरियम में जब आएगा, यहां पे एसए नोड होती है, क्या होती है राइट साइड पे एसए नोड होंगी, इधर कहीं एसए नोड होंगी। एसए नोड एवी नोड को सिग्नल देती हैं और एवी नोड वेंट्रिकल्स में जाएंगी, ऐसे जाएंगी वेंट्रिकल में, पुरकिंजे फाइबर बनाते हो, पहले बंडल ऑफ फ्यूज एंड देन पुरकिंजे फाइबर बनाते हो। जैसे ही आर्टरियम में ब्लड आया, दोनों आर्टरी में ब्लड आ गए, यहां से टिश्यू से, यहां से लंग्स से, धीरे धीरे अपने आप वो वेंट्रिकल में जाना स्टार्ट करेगा। वेंट्रिकल में 70% प्रेशर तो अपने आप ही रहता है, क्योंकि देखो ध्यान से समझो, यहां पे आप कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन पढ़ने वाले हो, सिस्टोल डायस्टोल पढ़ने वाले हो, राइट। सिस्टोल वर्ड इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल वर्ड इज फॉर रिलैक्सेशन। स्टार्टिंग में आपका पूरा हार्ट डायस्टोल कंडीशन में रहता है, ऑल 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेज। जब वो रिलैक्स स्टेज में है तो दोनों आर्टरियम में ब्लड आना शुरू होता है, उस टाइम पे ये दोनों वॉल्व आपकी खुली हुई रहेंगी, ओपन रहेगी, धीरे धीरे ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में आना शुरू कर जाएगा। 70% तो अपने आप आ गया। उसके बाद एसए नोड में सिग्नल आया, एसए नोड की वजह से आर्टरियम आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जितना होगा यहाँ पे 30% प्रेशर और बढ़ जाएगा, जो बचा कुछ ब्लड है भी है वो वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट। वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आने के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एसए नोड से एवी नोड में सिग्नल आए और एवी नोड से हमारे बंडल ऑफ हेज एवी बंडल या फिर पुरकिंजे फाइबर में चले गए। उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आर्टरियम आपके रिलैक्स में चले जाएंगे। जैसे ही ऐसा हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ये दोनों वॉल बंद कर जाएंगी ताकि बैक फ्लो आपका ना मार जाए, राइट। जब साउंड लब सुनाई देती है तो मतलब है आपकी जो ये एवी वॉल्व है ये बंद हुई है। हार्ट बीट में लब और डब 2 साउंड सुनाई देंगी। जब आपकी ये वाली वॉल यानी कि एवी वॉल्व बंद हुई तो आपको साउंड सुनाई दी लब, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल्स आपका पहले रिलैक्स में था, भरते ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, सिकुड़ने की वजह से दोनों का ब्लड यहां से जाना शुरू हो गया, यहां से हमारा पल्मोनरी आर्टरी में और यहां से हमारा ऑर्टा में, ताकि वो बॉडी पार्ट्स में जा चुके। सारा ब्लड जब चला जाएगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे। जैसे ही वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से लब साउंड की एवी नोड बंद हुए, वेंट्रिकल डायस्टोल की वजह से ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व, तब आपको साउंड सुनाई देगी डब, क्लियर। उसके बाद दोबारा से जॉइंट डायस्टोल। तो ये एक आपकी कार्डियक साइकिल है। क्या है ये? कार्डियक साइकिल, राइट। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा।
एक बार में हार्ट जो ब्लड पंप करता है आउटसाइड वो 70 ml रहता है एंड दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट। हार्ट एक बार में जितना ब्लड पंप करेगा दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखो, एक मिनट में आपका हार्ट 72 टाइम्स बीट करेगा, तो 70 ml एक बार में किया, 72 टाइम्स आपका बीट कर रहा है हार्ट, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए यानी स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट निकालने के लिए, स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट, दैट विल बी 70 मल्टीप्लाई 72, जो कि अराउंड 5040 ml की आएगी, तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ले लेंगे, क्लियर। दैट विल बी कार्डियक आउटपुट। और ये कार्डियक आउटपुट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज, तो ये 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स बढ़ सकती है। 5 टाइम्स एक्सरसाइज कर रहे हैं तब उससे ज्यादा हमने स्ट्रेस लिया बॉडी में, एक्सरसाइज की, स्ट्रेनस कंडीशन के अंदर, इट कैन इवन राइज अप टू 6 to 7 टाइम्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल, कार्डियक एक्टिविटी। आशीष, इज देयर एनी डाउट बेटा? सारा इसमें बेटा वही लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें अलग से पढ़ा दिया इसको। ये सारा बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या है, ये डायग्राम है जो मैंने बनाया, उस तरह से आप बना सकते हो। प्रोकिन्जे फाइबर, एवी नोट्स क्या है, कार्डियक साइकिल आपको बता दिया, कार्डियक साइकिल में क्या क्या हो रहा है वो बता दिया, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो, लर्न वहां से करना, समझा दिया। एक टॉपिक और है ईसीजी। ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से मिलता है हमें। एक मशीन रहती है जिसमें आपकी हार्ट की एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आप चेक कर सकते हो। कुछ इस तरह का आपको ग्राफ दिया जाता है, लंबी सी आपको स्लिप दी जाएगी जिसमें कुछ इस तरह के पैटर्न्स आपको दिखेगा। इसके अंदर P जो है वो आर्टेरियल सिस्टोल यानी कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल, डीपोलराइजेशन, दीज आर सेम वर्ड्स। उसके बाद QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये है वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्स स्टेज। जब ये एंड हो जाएगा यानी कि आपका रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल हो चुका है, और ये फिर से एक पी वेव है, ठीक है। दूसरी बात, स्लिप जो आपकी दी हुई होती है, कितने सेकंड्स का है, कितने मिनट का दिया है, उसको देख के और इसको हम काउंट करके जितने QRS होंगे उतनी बार आपका हार्ट बीट किया है ऑन दैट पर्टिकुलर टाइमिंग्स, राइट। सो पी वेव में गड़बड़ है तो आर्टरियम का साइज बढ़ा हुआ है, एसटी वेव एलिवेट हो जाती है तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। सेम विद द टी वेव। तो कुछ भी इसमें गड़बड़ होगी ईसीजी में, इट कैन शो योर हार्ट एक्टिविटी। तो ईसीजी से आपको पता लगती है हार्ट की एक्टिविटी। ईसीजी जब भी कराते हो आपको, तो रिस्ट में और एंकल में आपको लीड्स लगाई जाती हैं ताकि एक्टिविटी को हम चेक कर सकें। सो डीपोलराइजेशन हम एक्साइटेशन के लिए यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, डीपोलराइजेशन रिलैक्सेशन के लिए यूज करेंगे हम वर्ड। ओके, नेक्स्ट इज डबल सर्कुलेशन। ऑलरेडी बता चुके हैं डबल सर्कुलेशन, ये डबल सर्कुलेशन है। सर्कुलेशन डबल है, कौन कौन से हैं? एक रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक रहता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी हार्ट से यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स में, ठीक है, लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से फिर बॉडी टिश्यू में। लंग्स में ब्लड लेके जा रहे हो तो पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक में क्या होगा? आपके बॉडी पार्ट से शुरू करो, बॉडी पार्ट्स में ब्लड गया और फिर सर्कुलेशन स्टार्ट कर रहे हो, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन क्लियरली रिटन इन नोट्स, राइट। उसके बाद एक होता है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो, कोई भी ऑर्गन हार्ट को ही ब्लड देता है ताकि वो पंप कर सके, वहीं से जाएगा और वहीं से आएगा। बट कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन ऐसे हैं जिनको एक ऑर्गन को ही ब्लड पंप करना पड़ता है, पंप तो नहीं, वहीं से जाता है। लाइक इंटेस्टाइन, वो ब्लड दे रही है लीवर को, या स्टमक ब्लड दे रहा है लीवर को,
तो ये है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्या है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम? हार्ट का खुद का ब्लड कोरोनरी साइनस के थ्रू इसके अंदर गया, कोरोनरी सर्कुलेशन। तो ये एक अलग तरह की सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में दो ही चीजें पढ़ोगे, नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड नंबर 2 सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये डबल सर्कुलेशन हम बोलते क्यों है वो समझ लो। बॉडी टिश्यू से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, वही ब्लड फिर हार्ट में आया, फिर बॉडी टिश्यू में गया। सेम टाइप ऑफ ब्लड, ब्लड तो वही है ना, बस एक बार उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, यहाँ पे उसने गैस दे दी उसको, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेके दोबारा से हार्ट में आ गया। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। जब वो हार्ट से लंग्स में, जब वो हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में और फिर बॉडी पार्ट में जाता है, इनकी यहां से लेके यहां और फिर यहां, ये वाला सिस्टम, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन जब वो हार्ट से हमारे लंग्स में, सॉरी हार्ट से बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट से लंग्स में गया, दैट इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। दोबारा से देख लो, लंग से ये वाला सिस्टम, लंग हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में और फिर बॉडी पार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन हुआ क्या है यहां पे, पहले ये वाला सिस्टम हम ले, यहां से बॉडी टिश्यू में गए और फिर लंग्स में गया, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो तरह की सर्कुलेशन यहां पे रहेंगे, दो बार ब्लड पंप होगा, सेम काइंड ऑफ ब्लड जो हमारा पंप होता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डबल सर्कुलेशन। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। रेगुलेशन बेटा बहुत ही सिंपल है, ये ध्यान से समझ लो। नॉर्मल एक्टिविटी, देखो हार्ट अपनी एक्टिविटीज को खुद से कंट्रोल कर सकता है, राइट, क्योंकि ये ऑटो रेगुलेटेड है। क्या है ये? ऑटो रेगुलेटेड। हार्ट को हमने मायोजेनिक बोला है। आशीष, यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई वी आर कॉलिंग हार्ट इज अ मायोजेनिक, क्योंकि ये ऑटो रेगुलेटेड है, खुद की कंट्रोल सिस्टम है इसके पास। न्यूरल सेंटर रहते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा में, जो कार्डियक एक्टिविटी को, फंक्शन को मॉडरेट करके रखते हैं। वहां पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट पढ़ते हैं आप, पैरासिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिंपैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो ध्यान से, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपैथेटिक नर्व्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। सिंपैथेटिक हार्ट बीट को बढ़ा देता है जब भी हमारी हार्ट बीट कम हो जाती है नॉर्मल से। पैरासिम्पैथेटिक उसको डिक्रीज कर देता है जब भी हार्ट बीट हमारी ज्यादा हो जाती है। सो सिंपैथेटिक बढ़ाएगा, पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हैं जो कि कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले आप पढ़ते हो हाइपरटेंशन। मीनवाइल किसी बच्चे को कोई और चैप्टर प्लांट फिजियो से या फिर ह्यूमन फिजियो से पढ़ना है तो प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव द क्लास, राइट। इसके बाद कोई चैप्टर पढ़ना है आपने, कोई क्वेरीज हैं तो फटाफट से लिख दीजिए, अदरवाइज इस टॉपिक के बाद हम क्लास को एंड करने वाले हैं। डिसऑर्डर्स, सबसे पहले बेटा हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। नॉर्मल बीपी आपका 120 अपर यानी कि सिस्टोलिक कॉन्ट्रेक्शन में, और जब हार्ट रिलैक्स में होता है तो उसमें प्रेशर होना चाहिए 80। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल में रहता है तो 120 प्रेशर, जब वो रिलैक्स कर जाएगा तो 80 प्रेशर, जिसको हम ऊपर या नीचे वाला प्रेशर बोल देते हैं कॉमनली, राइट। लेकिन नॉर्मली आप चेक कराते हो अपना बीपी, हार्ट प्रेशर, ब्लड प्रेशर, तो वो आता है 140 to 90। ऐसा हो तो आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। एक होता है बेटा पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक कितना रहता है 120, डायस्टोलिक रहता है 80, तो ये आ जाएगा 40। पल्स प्रेशर का 40 रहना जरूरी है, क्योंकि ये गड़बड़ा गया ना तो आपकी हार्ट एक्टिविटी खराब होने वाली है, राइट। तो इसको चेक करना है। कई बार क्या होता है, ऊपर वाला 130 और नीचे वाला प्रेशर हम बोलते हैं 90, अगेन द डिफरेंस इज 40। इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं, लेकिन पल्स प्रेशर आपका गड़बड़ आ रहा है तो दैट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। Next is coronary artery disease. It is often referred as atherosclerosis. इसमें क्या होता है कि it affects the vessels that supply blood to the heart muscle. Heart muscle को blood अच्छे से नहीं मिल पा रहा क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो चुकी है कैल्शियम की,
उसमें डिपोजिशन हो चुकी है फैट की, कोलेस्ट्रॉल की, फाइबर की, जिससे आर्टरीज जो है उसका ल्यूमन यानी कि उसका खाली स्पेस नैरो हो चुकी है, आपका जो ल्यूमन है वो कम हो चुका है, प्रेशर ज्यादा भी है बट वो ब्लड जो है आपके हार्ट तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा। जब भी हार्ट में ब्लड ना पहुंच पाए, हार्ट के टिश्यूज को ब्लड ना मिले, तो कंडीशन है सीएडी, ठीक है, एंजाइना। इसमें पेन होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन एज एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और ये मिडिल एज में और एल्डर पीपल में एक कॉमन कंडीशन हो गई है आजकल, हार्ट फेलियर। इसमें क्या हुआ, आपका जो हार्ट है वो टिश्यूज तक, पर्टिकुलर टिश्यूज तक प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, तो वो एक हार्ट फेलियर की कंडीशन है। हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। बॉडी को जितनी नीड है ब्लड की वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता। ये अधिकतर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, बिकॉज ये होता है कंजेशन ऑफ लंग्स से, लंग्स प्रॉपर काम ना कर पाए उसकी वजह से। हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर में ब्लड इनफ नहीं हो, प्रेशर के साथ नहीं हो, या फिर इनफ अमाउंट में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा टिश्यू को। लेकिन हार्ट फेलियर अलग कंडीशन, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट ने प्रॉपरली काम करना बंद कर दिया, बिल्कुल भी वो काम ना करे, तो वो एक आपका हार्ट फेलियर है। तो डिफरेंस आपको यहां पे पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट बॉडी फ्लूइड्स। किसी को और कोई चैप्टर कंटिन्यू करना है तो प्लीज टेल। सोनल, वंशिका, एनी डाउट? आशीष, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो फटाफट से बताए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास।